नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो इंडिया ने आज भाजपा के खिलाफ लड़ाई में आज पहली जो लड़ाई है उस लड़ाई में बड़ा कदम उठा लिया है दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं संसद के इस मानसून सत्र में मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की। और इस अविश्वास प्रस्ताव इंडिया यानी कि विपक्षी मोर्चे ने इसे पेश किया है इस अविश्वास प्रस्ताव को। और मोदी सरकार का वास्ता पहली बार इंडिया से पड़ा है। बीजेपी और मोदी जी ने इस बात की उम्मीद शायद नहीं की होगी कि मणिपुर पर जवाब न देना इस बार संसद में इतना भारी पड़ जाएगा। और इससे पहले नोटबंदी या जीएसटी का फैसला हो या कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति का मामला हो या सीएए या कृषि विधेयक या अडानी प्रकरण हो, हर बार आपने देखा कि विपक्ष सवाल उठाता है, सरकार से जवाब की मांग करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आकर जवाब देने को कहता है। हर बार खूब हंगामा होता है, सदन की कार्रवाइयां स्थगित होती हैं, फिर सत्र समाप्ति की घोषणा होती है। मगर इस बार ऐसा नहीं है। ये सब कुछ ऐसा जैसा कि होता रहा है, शायद इस बार वैसा नहीं होने जा रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष जवाब मांग रहा है और वो भी अलग अलग दल जवाब नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अब तो इंडिया जवाब मांग रहा है। जी हां, वही इंडिया जिसका गठन 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुआ है। इंडिया मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये कह रहा है कि मोदी जी मणिपुर पर जवाब दीजिए। और अब इसी इंडिया की तरफ से आज कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। स्पीकर ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि कल सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक उन्होंने बुलाई है संसद भवन में ही, और चर्चा के बाद इसकी तारीख तय की जाएगी। बीजेपी के पास सदन में बहुमत है, आप सब जानते हैं, इसलिए मोदी सरकार पर शायद ही इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई खतरा आए। लेकिन इंडिया के लिए यह कदम उठाना जरूरी था, क्योंकि इस बार दिए की लड़ाई तूफान से है। देश के लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा कायम रहे और तानाशाही की बू हमारे देश के आसपास भी न फटके, इसीलिए भी जरूरी था कि इंडिया इस बार पुरजोर तरीके से अपना विरोध सरकार के सामने दर्ज कराए। हालांकि सरकार का रवैया अब भी वही है कि हम सत्ता में हैं, बहुमत में हैं, तो कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। मोदी जी सदन के भीतर अब तक मणिपुर पर कुछ बोलने के लिए नहीं आए हैं, आप सब देख रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस सांसद अमी याग्निक ने स्मृति ईरानी से सवाल किया कि क्या मंत्री महोदया मणिपुर पर कुछ बोलेंगी, तो स्मृति ईरानी सदन के भीतर चीखते हुए कांग्रेस पर हमलावर हो गई। उन्होंने बिल्कुल पीएम मोदी के नक्शे कदमों पर चलते हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र किया और कांग्रेस को चुनौती दे दी कि वो इस पर बोले। लेकिन स्मृति ईरानी की बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने मणिपुर में आग लगाने की जिम्मेदारी या कहें तो आग लगाने का जिम्मेवार राहुल गांधी को ही ठहरा दिया। अब यहां तो राहुल गांधी सदन में है नहीं, लेकिन राहुल गांधी कहां से आ गए? क्या मणिपुर में आग राहुल गांधी जाके लगाए हैं? खैर, सुनिए जरा क्या कुछ हो रहा है। अमी याग्निक बनाम स्मृति ईरानी और बीच में आ जाते हैं राहुल गांधी। सुनिए। क्वेश्चन नंबर 66, डॉक्टर अमी याग्निक। Question 66. Yes, question number 66, Dr. Ami Yajnik. Sir, I have Honorable seen the Minister. reply, but I would like to ask the minister whether his colleague women ministers are going to speak on Manipur. It will not go on record. It will not go on record. It is indecorous conduct. It is misconduct. It is abuse of your power, Honorable Minister. And I take strong objection to this because women ministers, women politicians have spoken not only on Manipur, Rajasthan, Chhattisgarh, Bihar. Tell me, when will you have the guts to discuss Rajasthan? When will you have the guts to discuss Chhattisgarh? When will you have the courage to discuss what is happening in Bihar? When will you have the courage to talk about the Red Diary? When will you have the courage? How Rahul Gandhi put Manipur on fire? When will you have the courage to tell us how women are raped in Congress-ruled states? Do not, madam, cast aspersion on the female ministers in this cabinet. कुछ हो ना हो, लेकिन बीपी की बीमारी जरूर हो जाएगी सदन में जब लोग ऐसे चिल्लाते हैं तो। खैर,
तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर या बाहर जो है वो मीडिया से बातचीत में स्मृति ईरानी घेरती रहती हैं, लेकिन ये तो हद हो गई कि जिस सदन में राहुल गांधी हैं ही नहीं वहां उन पर हमला किया गया। और क्या स्मृति ईरानी ये नहीं जानती हैं कि मणिपुर मई की शुरुआत में वहां की घटना हुई, वहीं उसी समय से अशांत है और राहुल गांधी वहां जून के अंत में गए थे। अब तक बीजेपी देश की हर समस्या के लिए नेहरू जी को दोषी ठहराती थी, लेकिन अब मोदी जी के न्यू इंडिया में हर गलत काम के लिए जिम्मेदार राहुल गांधी बन गए हैं। खैर, स्मृति ईरानी ने अमी याग्निक की बात का सीधा जवाब देने की जगह जोर जोर से चिल्लाने का रास्ता अपनाया और इधर आज ही संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया। आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कहते थे कि हमारी आवाज संसद में बंद कर दी जाती है, इसीलिए हमें सड़क पर आना पड़ा। आवाज बंद करने की बात हुई, उधर राहुल गांधी कह रहे थे और इधर प्रमाण मिल गया। प्रमाण पिछले सत्र में भी मिला था, लेकिन अभी पहले राहुल गांधी को याद करते हैं क्या कुछ कह रहे थे और फिर चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और वहां देखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुआ क्या था। सुनिए पहले राहुल गांधी को। घर जाइए, माइक ऑफ। ये है अग्निवीर, ये है हालत देश की, इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की। तो माइक ऑफ की बात यहां राहुल गांधी कह रहे थे, आज नहीं 6 महीने 7 महीने पहले की बात है, उससे भी ज्यादा पहले 10 नवंबर 2022 को पहली बार माइक ऑफ की बात उन्होंने कही थी और हम अभी 26 जुलाई में हैं, तो 7 महीना इधर और 2 महीना उधर आप रख लीजिए, 7 2 9 लगभग 9 महीने की बात हो गई। और अब यही व्यवहार खड़गे साहब के साथ किया गया है, लेकिन खड़गे साहब ने इसे अपना अपमान बताते हुए आवाज उठाई है। जरा सुन लेते हैं खड़गे साहब के साथ हुआ क्या, सुनिए, देखिए। धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने मुझे समय दिया और अब चालू है माइक। तो एक बात यहाँ पर बोलना ठीक रहेगा, जो शिवा ने उठाया था और वो 235 रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन काउंसिल, उसके बाद 236 मेंबर्स वेन एंटाइटल्ड टू स्पीक। तो मैं कल यहाँ पर डिप्टी लीडर थे, डिप्टी चेयरमैन थे, तो मैं उनके परमिशन पूछा तो उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि उधर हमेशा जब लीडर ऑफ द हाउस उठते हैं तो फौरन उनको मिल जाता है। हमको जरा हाथ उठा उठा के तंग होने के बाद जब आप इधर घूमते हो उस वक्त मिलता है। लेकिन जब मेरे को परमिशन मिला बात करने का और आपके वजह से मुझे बात करने का अवसर भी मिला, और मुझे ये खुशी भी है कि आप हमेशा ये कहते हैं कि इस सदन में मैं 4 लोगों का गौरव बहुत करता हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरे लीडर ऑफ द हाउस और तीसरे अपोजिशन लीडर। आपने बार बार कहा, इसीलिए मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए। मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था, और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे
तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा बाइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आपने मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा Nothing will go on record. डेमोक्रेसी नहीं है। Nothing will go on record. अब आई एम हैप्पी कि मेरे पीछे खड़े अगर नहीं हो तो क्या मोदी के पीछे खड़े हो? और इसके साथ ही नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये सेंटेंस बहुत सुनने को आजकल आप लोगों को मिलता होगा। खैर, स्पंज कर दिया जाता है, हटा दिए जाते हैं शब्दों को, सेंटेंसेस को, बड़े बड़े सेंटेंसेस को। खैर, इसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह की उस चिट्ठी का जवाब देते हुए साफ कह दिया है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। जिस चिट्ठी उस चिट्ठी का मैं जिक्र कर रहा हूं जिस चिट्ठी को अमित शाह ने कल लिखी थी। और आपको बता दूं कि अमित शाह ने कल खड़गे और अधीर रंजन चौधरी दोनों को, यानी कि नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, दोनों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए विपक्ष को अनुकूल माहौल बनाना होगा। जिसका जवाब देते हुए ये दोनों चिट्ठी आप देख लीजिए, अधीर रंजन चौधरी के नाम है, खड़गे साहब के नाम है, और आज खड़गे साहब ने चिट्ठी का जवाब दिया है। और जिसका जवाब देते हुए खड़गे साहब ने लिखा है कि अमित शाह जी, आपका 25 जुलाई का पत्र तथ्यों से उलट है। मणिपुर की स्थिति पर इंडिया अलायंस की पार्टियां पीएम से मांग कर रही हैं कि वे संसद को संबोधित करें ताकि इस पर चर्चा हो सके, लेकिन आपके पत्र की भावनाओं में और आपकी करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। सदन में आपकी सरकार का रवैया असंवेदनशील और मनमाना रहा है। खड़गे ने यह भी कहा है कि जिस दिन पीएम ने देश के विपक्षी दलों को अंग्रेज शासकों और आतंकी दल से जोड़ा, उसी दिन आपने भावनात्मक पत्र लिखकर विपक्ष से सकारात्मक रवैये की अपील की है, अपेक्षा की है। पीएम का विपक्षी दलों को दिशाहीन बताना बेतुका ही नहीं है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। संसद के मानसून सत्र में गरजना बरसना तो दोस्तों होगा, इसकी उम्मीद थी, लेकिन जो घटनाएं इस वक्त हो रही हैं उससे पता चल रहा है कि इस बार के मानसून सत्र से देश में कोई बड़ा तूफान उठ सकता है, ये तय मानिए। और जिसकी आगाज या कहें तो जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 20 जुलाई 2018 को आप याद कीजिए, उस दिन 20 जुलाई 2018 यानी आज से 5 साल पहले विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। तब मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था। अब दूसरे कार्यकाल में भी अविश्वास प्रस्ताव आया है, लेकिन इंडिया की तरफ से आया है। और इस अविश्वास प्रस्ताव में बीआरएस और जेडीएस का साथ मिल गया है। बीआरएस बिल्कुल केसीआर की पार्टी, जो टीआरएस थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति या भारत राष्ट्र समिति हो गई है। 8 दिन बीता नहीं है कि अब बीआरएस जो है वो इंडिया की तरफ देख रहा है, यानी केसीआर समर्थन दे रहे हैं। और जेडीएस के प्रमुख देवेगौड़ा साहब ने भी कह दिया है कि हम कतई एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि जेडीएस भी अब देख रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जाना होगा। तो इंडिया के साथ 2 दल और आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जितने भी दल यहां हैं, 26 दल तो हैं ही, जितने भी दल हैं उसमें से मैक्सिमम दल बड़े हैं, कहीं ना कहीं उनका अपना रसूख है। इन सब के बीच 2-3 तस्वीरें आपके सामने और रखना चाहता हूं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन 2-3 तस्वीरें। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं बाहर। सोनिया गांधी जब पहुंचती हैं आज पार्लियामेंट में, तो बाहर धरना दे रहे तमाम विपक्षी इंडिया के नेता, और उसमें इस धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी से राज्यसभा में नेता हैं। उनसे सोनिया गांधी मिल रही हैं, ये तस्वीर देखिए आप। और सोनिया गांधी कह रही हैं कि हम आपके साथ हैं, यानी संजय तुम संघर्ष करो, कांग्रेस तुम्हारे साथ है। दूसरी तरफ एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं जिसमें मोदी बनाम इंडिया के नारे लग रहे हैं, और यह सदन के अंदर की तस्वीर है। और यहां जगदीप धनखड़ साहब जो हैं वो हाथ जिस ढंग से कर रहे हैं, लग रहा है जैसे म्यूजिक पे अपना ताल जो है, यानी कि एक म्यूजिशियन किस जो डायरेक्शन देता है, जो
वो किस ढंग से डायरेक्शन दे रहा है वो दिखाई दे रहा है। तो इनके बाएं साइड में मोदी और दाएं साइड में इंडिया, जरा सुन लेते हैं, लाइए आवाज ले आइए। Honorable members, silence, silence. आपने क्या कर दिया? Honorable members, okay, please take your seat now. Ask them to stay silent. Silence, 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 silence. Take your seat. Take your seat. Silence. Please maintain decorum. तो इंडिया के शोर में मोदी जी जो हैं वो पता नहीं कहां गायब हो गए, ये साफ यहां सुनाई दे रहा होगा आपको दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करते हैं कि क्या इंडिया के इस पहले वार का सामना कर पाएगी मोदी सरकार। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और इंडिया ने पलट दी है बाजी, यह हम लिख रहे हैं। कैसे पलटी है इंडिया ने बाजी, उसी की हम चर्चा अब आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। आइए हमारे स्क्रीन पर देखिए, इस वक्त 7 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रमोद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और प्रशांत टंडन जी और संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं। आप सातों हिंदुस्तानियों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, इसी की चर्चा खूब हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक तस्वीर आ रही थी, प्रधानमंत्री जी हवन कर रहे थे, और उसके बाद, और वो हवन कहाँ कर रहे थे? हवन कर रहे थे प्रगति मैदान में। एक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है, और उसका उद्घाटन इसलिए किया गया है आनंद फानन में क्योंकि G20 की बैठक वहीं होगी, और वहाँ हवन पूजन प्रधानमंत्री को बहुत पसंद है। लेकिन उसके अलावा उसके बाद एक भारत नाम का के गैलरी या कुछ और उसमें लिखा हुआ है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन भारत नाम वहाँ रखा गया है। चलिए, अच्छी बात है, भारत रखिए, इंडिया रखिए, हिंदुस्तान रखिए। यहाँ 7 हिंदुस्तानी हम लोग हैं और 8वां मैं हूँ। और सीधे आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। बहुत कुछ चर्चा में हम आपके सामने रख चुके हैं। आपसे शुरुआत, भारत, हिंदुस्तान और उसके बीच इंडिया बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे कहेंगे? देखिए राजीव जी, आपने माननीय मंत्री जी का जो उन्होंने संवाद किया वो सुनाया। दोनों सदनों की जो पूरी बात हुई वो मैंने सुनी। आपने कहा कि कहीं ऐसा ना हो मंत्री जी को ब्लड प्रेशर हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं ब्लड प्रेशर ना हो जाए, तो मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम इस प्रकार के संवाद माननीय मंत्री जी के इस कार्यक्रम के प्रारंभ में हमको न सुनाएं, क्योंकि मेरा बीपी बढ़ गया जब उनकी बात मैंने सुनी। देखिए, वास्तविकता में मैं जब देखता हूं खड़गे साहब को, तो मैंने भीमराव अंबेडकर साहब को, बाबा साहब को नहीं देखा, लेकिन मैं खड़गे साहब में वो व्यक्ति देखता हूं, वो एक तपा तपाया नेता देखता हूं जिसका बचपन इतने कष्ट में बीता है, जिसने इतना सहा है, त्याग सहा है, और उसके बाद अपने संघर्ष के बल पे वो आगे बढ़े हैं। तो जब भी मैं खड़गे साहब को देखता हूं, मैं बाबा साहब को देखता हूं। और जिस प्रकार से आज उन्होंने कहा है कि सदन के अंदर उनका अपमान हुआ है, हम जैसे लोगों के दिल में चोट पहुंचती है कि जो व्यक्ति इतना तपा तपाया, इतना जिसके संसदीय इतिहास का जिसको अपना ज्ञान है, और जो एक हमारे सामने एक आदर्श के रूप में हमारे सामने खड़े हैं, उनका इस प्रकार का अपमान कैसे कर सकते हैं। और मुझे खेद हुआ जब मैंने लोकसभा के स्पीकर महोदय को सुना, जब ये हुआ कि साहब अविश्वास प्रस्ताव को हम अनुमति देते हैं और इस पर अब चर्चा होगी, लोगों ने पीछे से कहा चक दे इंडिया। तो जो सभापति महोदय थे वो बौखला गए, उन्होंने चक दे इंडिया को कहा कि ये लोग आप क्यों क्या कर रहे हैं, चक दे। अरे चक दे इंडिया तो हमारे अंदर की भावना है, हमारी आत्मा से हमेशा ये बात निकलती है, वी लव इंडिया, भारत माता की जय, जय हिंद, चक दे इंडिया। ये तो हर भारत के 142 करोड़, और आपने जो दिखाया, जो नारे लग रहे हैं इंडिया वर्सेस मोदी का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनकी मति को हो क्या गया है। इंडिया के सामने मोदी को खड़ा कर रहे हैं। अरे मैं माननीय गांधी जी का बहुत मान करता हूं, मेरे वो आदर्श हैं, लेकिन भारत माता के सामने तो मैं किसी को खड़ा नहीं कर सकता। भारत माता तो सर्वोच्च है, भारत माता तो सबसे ऊपर हैं,
भारत माता की, और वो इंडिया के सामने खड़ा कर रहे हैं मोदी जी को, तो मानी बात है मोदी जी की आवाज दब जानी चाहिए थी। देखिए, आपके माध्यम से राजीव जी मैं एक आज निवेदन करना चाहता हूं, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं चुनाव आयोग को कि जो लोग इलेक्शन लड़ें और जो पदों पे रहे हैं, इनका पासपोर्ट इलेक्शन के पहले अपने पास रखवा दें, क्योंकि जिस प्रकार से बौखलाहट में देख रहा हूं, जिस प्रकार से झल्लाहट में देख रहा हूं, जिस प्रकार से रुदन में इंडिया के खिलाफ देख रहा हूं, भारत माता के खिलाफ देख रहा हूं, और भारत माता के खिलाफ जो टुकड़े टुकड़े गैंग एक प्रकार से एक्टिवेट हो गया है, मुझे शक है कि जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, ये भारत छोड़ के न भाग जाएं। इन लोगों के पासपोर्ट चुनाव आयोग के अपने पास रख लेने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के प्रतिक्रिया में देख रहा हूं, एक संसद महोदय, आप सोचिए राजीव जी, वो संसद के बाहर कह रहे हैं कि जो विपक्षी लोग हैं वो क्या उन्होंने शब्द बोला, वो तो बोलने में मुझे शर्म आती है। अरे महोदय मनोज तिवारी जी, आपको कैसे पता जो शब्द आपने उपयोग किया? आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव है क्या? अरे ये इतनी असंसदीय भाषा, इस प्रकार की चीजें अगर ये संसद सदस्य बोलने लगें और जो लोग कहने लगें, इसका मतलब यह है कि इनका अवनति काल आ गया है, और चुनाव के जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, ये देश को छोड़ के भाग सकते हैं, क्योंकि ये लोग देश के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और हम जैसे देश प्रेमी लोग, हम किसी का अपमान सह सकते हैं, हम खड़गे साहब का अपमान नहीं सह सकते, क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं। आज की तारीख में हम समझते हैं कि देश की जो आत्मा है, और जिस प्रकार के देश के तपे तपाई नेताओं को सामने आदर्श के रूप में हम देखते हैं, उसमें खड़गे साहब हमारे सामने आते हैं। और जब ये मंत्राणी महोदय ये कह रही हैं कि आप राजस्थान पे बात कीजिए और आपको हिम्मत है तो छत्तीसगढ़ पे बात कीजिए, अरे मंत्री महोदय आप बता दीजिए राहुल गांधी का क्या दोष है? मणिपुर में उन्होंने कैसे वहां पे वो किया है? वो बेचारा वहां पे मलहम लगाने गया है, लोगों को सांत्वना दी है, लोगों के आंसू उसने वहां पे पहुंचे हैं। अगर इस चीज का दोष उस आदमी का दोषी है, तो लोकसभा राज्यसभा में बताइए उसका क्या दोष है। और ये भी बताइए कि जब वहां पे अमित शाह जी गए थे, अमित शाह जी ने क्या किया था, और जो वहां पे उत्पीड़न हो रहा है, और आदिवासियों में मध्य प्रदेश के अंदर आपने सुना होगा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, वहां पे आदिवासी इकट्ठे हो रहे हैं, और जिस प्रकार से आदिवासियों का शोषण नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो रहा है, उनके दिल में धधक है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं मोदी जी से कि अविश्वास प्रस्ताव में पूरी बात बताएं, देश को शांत करें, देश में मलहम लगाएं, और बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, और देश कैसे देश के आदिवासियों को, दलितों को और बाकी देश को ये आश्वासन देंगे कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। क्योंकि मुझे लग रहा है जिस प्रकार से आप लोग बिहेव कर रहे हैं, हमारा भविष्य पूरी तरह से असुरक्षित है। जो 70 साल में नहीं हुआ, वो 9 साल में आपने करके दिखा दिया। 70 बनाम 9, इंडिया बनाम एनडीए, बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन इधर 70 बनाम 9 साल, और 9 साल में क्या कुछ हुआ है। और इसमें दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ अब स्वीकार कर लिया गया है, और जल्द ही उस पर 2 दिनों तक चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले जो कुछ चल रहा है उस पर एक राय, एक प्रतिक्रिया, प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं, आपसे जरूर सुनना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि जो कुछ मणिपुर की चर्चा करते करते यहाँ अविश्वास प्रस्ताव की बात, और अविश्वास प्रस्ताव की बात इसलिए भी आती है क्योंकि मोदी जी मणिपुर के बारे में अभी तक सदन के अंदर कुछ नहीं बोले हैं, और यही डिमांड है विपक्ष का, इंडिया का। और इंडिया में इंडिया का कुनबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीआरएस का साथ आना बहुत कुछ कहता है। और उधर मायावती जी भी एक इशारा कर चुकी हैं, कल कह रही हैं कि इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद हम सोचेंगे कि किधर जाना है, क्या करना है। आपको याद होगा कल का बयान है उनका, देश के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा और सोचेंगे, ये मायावती जी भी कह रही हैं। यानी बहुत गंभीर परेशानियों में घिरती हुई मोदी सरकार यहां दिखाई दे रही है, ये माना जा सकता है। देखिए राजू जी, ये जो नारेबाजी अभी सदन में हो रही थी, इससे एक बात तो साफ है कि मोदी जी अब इंडिया से आगे खड़े हो गए। एक दौर था जिसको लेकर के हम लोग लगातार क्रिटिसाइज करते रहे हैं। आपातकाल के पहले और आपातकाल के दरमियान नारे लगते थे, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। लेकिन आज जो नारे लग रहे हैं वो कितने शर्मनाक हैं। मतलब मोदी जी भारत से बड़े हो गए हैं, मोदी जी इंडिया से बड़े हो गए हैं, मोदी जी उस पार्लियामेंट से भी बाहर हो चुके हैं, अब उससे बड़े हो गए।
और वो मणिपुर पर बात करने के लिए नहीं आएंगे। अब आप सोचिए कि जहां 80-82 दिन तक मणिपुर जलता रहा, उस पर मोदी जी ने 36 सेकंड बोला, और जब मुंह खोला तो वो भी राजनीति की। छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मध्य प्रदेश का नाम लेकर के वो आए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का। उस समय भी उनके भीतर कोई संवेदनशीलता नहीं थी कि जहां नग्न महिलाओं की परेड कराई जा रही हो, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुए हों। आपको शर्म नाम की चीज नहीं है। इस देश का हर व्यक्ति शर्मसार है, लेकिन मोदी जी को, इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस तरह की बयानबाजी उनके मंत्री कर रहे हैं, स्मृति ईरानी तो खास तौर पर, और उन्होंने तो शायद एजेंडा ही बना लिया है कि सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ बोलना है। उनको पार्लियामेंट में तो राहुल जी याद आते ही हैं, सपने में क्या उनको वो परेशान करते होंगे, उनकी नींद खराब करते होंगे। अमेठी से शायद उनको चुनाव लड़ना है। और जो इस समय के हालात हैं पूरे सरकार के, पूरी असफलता, ये सिर्फ मणिपुर का ही सवाल नहीं है। आप इन 9 साल में अगर देखिए तो किसानों के साथ क्या किया मोदी जी ने, उन मजदूरों के साथ क्या किया जो दिल्ली और अहमदाबाद कमाने के लिए गए थे। कोरोना काल में क्या हुआ, इस देश के साथ, दलितों के साथ ऊना से लेकर के हाथरस तक क्या हो रहा है, देख रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश में एक दबंग भाजपाई एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करता है, और उस शर्म को, इस कुकृत्य को ढकने की कोशिश की जाती है कि उसके नाम का ही किसी व्यक्ति को लाकर के उसके पैर वैर धुल करके और शिवराज माफी मांगते हैं। आपको शर्म आती है क्या? महिलाओं के साथ क्या हो रहा है मणिपुर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मणिपुर सिर्फ एक घटना नहीं है। इन 9 साल में सरकार की जो असफलताएं हैं, हर स्तर पर, कानून व्यवस्था से लेकर के, यहां तो सरेआम नारेबाजी नहीं बल्कि वो ऐलाने जंग होता है कि आप इनका गला काट सकते हैं, उनका नरसंहार कर सकते हैं, उनकी महिलाओं के साथ ये कर सकते हैं जी। इस तरह की भाषा आपने किसी लोकतंत्र में, किसी ऐसे समाज में देखी है? लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, ये सब कुछ चलता है, और उनको कोई डर नहीं है, न संविधान का, न संसद का, न परंपराओं का, न मूल्यों का, न इस देश की विरासत का। असल में ये लोग इस देश के जो संवैधानिक स्वरूप है उससे नफरत करते हैं, घोर नफरत। और ये नफरत आजादी के पहले भी थी और उसके बाद वो बरकरार है। वो सत्ता में पहुंचने के लिए उन्होंने वो छद्म जो किया, वो राष्ट्रवादी भी हुए, वो देशभक्त भी हुए, वो दलितों और आदिवासियों से मोहब्बत करने वाले भी हुए, लेकिन असल में उनका गला काटने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, उनको जमींदोज करने के लिए पूरी तैयारी हो रही थी। और अब इस देश का प्रत्येक नागरिक इस बात को देख रहा है असल में हुआ क्या है इन 9 साल में, और इसीलिए बौखलाहट है उस इंडिया के खिलाफ जी, उस इंडिया अलायंस के खिलाफ जो वास्तविक मुद्दों पर एकजुट हुआ है। संविधान, लोकतंत्र और उस देश की जो आंतरिक शक्ति है और उसकी जो पहचान है उसको बचाने के लिए एकत्र हुआ है। उस अलायंस के खिलाफ नारे लगते हैं कि साहब मोदी जी सबसे बड़े हैं, तो मोदी जी को फिर अवतार ही घोषित कर दीजिए, अब बचा क्या है। लेकिन इस देश का आवाम, मुझे नहीं लगता कि इसको बर्दाश्त करेगा, इसको पसंद करेगा। आज जो खड़गे साहब के साथ इन्होंने किया है, ये पूरे देश के दलितों और आदिवासियों का अपमान है, और इसका जो खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। दक्षिण भारत में ही नहीं राजीव जी, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।
जी, ये आने वाला वक्त बताएगा। उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, क्योंकि 80 सीटें हैं, 80 में से 62 सीटें बीजेपी के पास हैं और 2 सीटें उनके गठबंधन, यानी कि टोटल देखा जाए तो 64 सीटें। क्या 64 सीटें बीजेपी रिमेन करेंगी आने वाले चुनाव में, ये एक बड़ा सवाल है। और जैसा प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान जो है वो देश का अपमान तो है ही, और सबसे ज़्यादा भुगतना अगर होगा बीजेपी को तो उत्तर प्रदेश में भुगतना होगा। आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास। मीनू जी, जो कुछ हो रहा है सदन के अंदर उससे साफ दिखाई दे रहा है कि एक हलचल तो है और बहुत भयानक हलचल है। जैसा शुरुआत में कह रहा था मैं कि ये मानसून का समय भी है और मानसून सत्र के बाद कुछ और देखेंगे, क्योंकि मौसम जैसे जैसे बदल रहा है। देखिए, बारिश जब होती है, होनी चाहिए थी, उस समय बारिश नहीं होती, उससे पहले बारिश होती है। पहाड़ों पे आप रहती हैं, पहाड़ों का हाल कितना बुरा है आप देख लीजिए। पूरे देश में जहां रेगिस्तान है वहां बाढ़ की नौबत दिखाई देती है, कहीं कुछ बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो रहा है। और वैसी सियासत में भी उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा है। कैसे देखा जाए, कैसे जोड़ा जाए इसको। और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं बचते बचाते आगे निकलने की कोशिश, और शरण जो है फाइनली हवन कुंड के सामने उनको दिखाई देता है। भारत मंडप का उद्घाटन कर रहे थे, इंडिया मंडप नहीं बल्कि भारत मंडप का उद्घाटन कर रहे थे, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इंडिया से बचने की कोशिश करते हुए आजकल बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत दिखाई देते हैं। ये सब बेशर्म, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बिल्कुल। ये जो आपने 2-3 बातें गिनाई, ये सब इनकी बेशर्मी का एक नमूना है। और आज तो कई सारे नमूने इन्होंने पेश किए हैं। जैसे मोदी जी देश में मणिपुर के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री उसके ऊपर बोले, उसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी वहां हवन कर रहे हैं बैठे हुए। उसके सरकार के जो ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा, जिनका की तीसरी बार एक्सटेंशन दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। आप उनकी हिमाकत देखिए, बेशर्मी देखिए, फिर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में कि इनको एक्सटेंशन दिया जाए, जरूरत है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उनको बहुत समय दे दिया था, 20 दिन का आई थिंक समय दिया था कि 31 जुलाई तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। मतलब इस देश के अंदर अफसरों की कमी हो गई है, अकाल पड़ गया है, या सारे अफसर अयोग्य हैं संजय मिश्रा के अलावा। ये हद दर्जे की बेशर्मी है। और ये ब्यूरोक्रेसी को सोचना चाहिए कि उन सब के अंदर मोदी जी को अविश्वास है, या ये हो सकता है कि शायद संजय मिश्रा या जो इस वक्त उनके साथ ब्यूरोक्रेसी जो है उसके अलावा उन्हें और कोई अपना वफादार नजर नहीं आता जो उनकी भाजपा की वफादारी, जो मोदी की व्यक्तिगत वफादारी करे। या हो सकता है गुजरात कार्डर से खत्म हो गए हो योग्य ब्यूरोक्रेट्स, इसलिए संजय मिश्रा के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है। तो आप मतलब बेशर्मी की हद देखिए, मतलब इससे ज्यादा बेशर्म हो नहीं सकता इंसान। तीसरी बेशर्मी स्मृति ईरानी दिखा रही हैं। वो बृजभूषण शरण सिंह के मामले पे नहीं बोलती है, महिला पहलवान सड़कों पे घसीटी जाती हैं उस यौनिक पीड़न के खिलाफ, उसके खिलाफ स्मृति ईरानी की जुबान नहीं खुलती है। उन्नाव के केस में, उन्नाव बलात्कार के केस में चुप रहती है, कठुआ बलात्कार के कांड के केस में चुप रहती है, हाथरस के केस में चुप रहती है, और महिलाओं से संबंधित जो भी कोई भी कृत्य सामने आता है देश के अंदर, स्मृति ईरानी बिल्कुल मुंह में दही जमाए बैठी रहती है। और आज देखिए कैसे चिल्ला रहे, मतलब उनको मिर्ची लगी बहुत बुरी तरह। अमी याग्निक ने सही छेड़ा, और क्यों नहीं पूछा जाएगा? आप क्यों बताइए, आप बताइए ना, सार्वजनिक तौर पर जो जनता सुनना चाहती है, देश सुनना चाहता है, उसमें इतना चीखने चिल्लाने की जरूरत क्या है? चंडीबाई की तरह इस तरह से विकराल रूप दिखाने की क्या जरूरत है? ऐसा ही विकराल रूप इन्होंने एक बार और दिखाया था सोनिया गांधी के ऊपर। चंडीबाई बनने की क्या जरूरत है? आप नेता की तरह बात जवाब दीजिए उसमें। और चिल्ला रही है उसमें, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रही है। इन्होंने ये बना लिया है कि अनर्गल और चिल्ला चिल्ला के बोलते रहो, उसमें किसी को कुछ समझ में आए ना आए, इतना हल्ला गुल्ला मचा दो सदन के अंदर कि वो चीजें बिल्कुल एक तो सुनाई ना दे, और उसमें जिसको यहाँ बोलते हैं हमारे रौले में रोल जाए, वो सारी चीज इतना रौला पा दो। तो ये जो सब इनका चल रहा है, इससे देखिए मुख्य मुद्दे से ध्यान नहीं भटकेगा। जो मणिपुर का जो हादसा हुआ है उसने इस देश की चेतना को छलनी कर दिया है।
जी। उससे आप चाहे भी कुछ आप हवन कर लीजिए, आप इंडिया को गालियां दे, इंडिया जो गठबंधन है उसको गालियां दे लीजिए, उसका मजाक उड़ा लीजिए, उनको आतंकवादी संगठन बता दीजिए, उससे कोई असर पब्लिक के ऊपर नहीं पड़ रहा है, उल्टे इनकी इमेज खराब हो रही है। जितना ये इंडिया गठबंधन को कोसेंगे और जितना मोदी जी मणिपुर से भागेंगे, उतना इनकी शान में बट्टा लगता चला जाएगा और पब्लिक को अब समझ में आने लगा है कि गलत हो रहा है कुछ धीरे धीरे। और ये इसी तरीके की गलतियां जो बदहवासी मोदी जी को इंडिया से हुई है, जो आपने अभी बताया कि इधर इंडिया इंडिया के नारे लगा रहा है विपक्ष और उधर मोदी जी, और ये बीच में ऑर्केस्ट्रा चला रहे हैं, बीच में उसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हो जैसे। तो इनफैक्ट तो धनखड़ जी भूल गए 2 मिनट के लिए, उनको अच्छा लगने लगा था, मजा आ रहा था, इट मींस वो इंडिया इंडिया के जो नारे लग रहे थे, धनखड़ जी इनफैक्ट वाज एंजॉयिंग दैट। और ऊपरी तौर पे उनकी मजबूरी है मोदी के नमक का कर्ज अदा करना, लेकिन अंदर का जो म्यूजिक चल रहा था वो उनको बड़ा अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया जुगलबंदी हो रही है इधर से मोदी। और ये देखिए, ये जुगलबंदी जो है मोदी और इंडिया की जुगल, जी बिल्कुल, वो बिल्कुल जुबिन मेहता की तरह कर रहे हैं। फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा एक स्टिक और चाहिए थी उनके हाथ पे, तो वो ये इससे बात नहीं बनेगी। आप करते अंदर खाने उनको भी पता है, लेकिन क्या हो रहा है कि इस वक्त सबने अपनी आत्मा को गिरवी रखा है। अभी एक बात कह रहे थे पैनलिस्ट मेरे से पहले कि इन सब इनके स्वामी जी कह रहे थे कि पासपोर्ट जब्त कर लेने चाहिए, भाग जाएंगे। कल किसी ने बताया किसी चैनल पे कि जो नेताओं का तो नहीं कहा उन्होंने ये टीवी चैनल के एंकर्स है, उन्होंने 4-5 एंकर्स के बारे में कुछ कहा बगैर नाम लिए कि उन्होंने अपने भागने की तैयारी कर ली है भारत से। तो अब आप देखिए कि शुरुआत हो चुकी है, सुगबुगाहट हो चुकी है, बिस्तर जिसको कहते हैं ना बोरिया बिस्तर बंधने की तैयारी है। और ये जो हो रहा है, जो इंडिया जो आया है, ये तो जिसको कहते हैं कि चाणक्य फाणक्य सब उड़ गए हवा में। इस वक्त तो ये मास्टर स्ट्रोक क्या कहे, उससे भी कुछ ऊपर कोई वर्ड होता हो, तो इंडिया ने तो पूरी मोदी जी की हवा खराब कर रखी है। मोदी जी सक पकाए हुए हैं, बोराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो बहुत वैसे जो मजेदार आलम, बिल्कुल मौसम भी मजेदार है। जब बारिश हो जाती है तो मजेदार मौसम हो जाता है, वरना उमस के कारण लोग परेशान रहते हैं। और अभी दिल्ली में आज सुबह सुबह बारिश हुई है, उसके बाद से मौसम खुशनुमा है। लेकिन उधर सदन के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कह रहे थे, उससे बहुत तकलीफ न सिर्फ खड़गे साहब को बल्कि देश के ये जो आवाम है उसको भी तकलीफ हुई होगी। और ये बात ऑलरेडी पहले से कह चुके हैं राहुल गांधी कि जब भी बोलने के लिए खड़े हो तो माइक बंद कर दिया जाता है, ऑफ कर दिया जाता है माइक को। आखिर इस लोकतंत्र में आपकी आवाज़ को अगर ऑफ कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो फिर आप और उसमें भी लोकतंत्र के मंदिर में यानी कि संसद में, सदन के अंदर अगर आपको चुप करा दिया जाए तो इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता है, जैसा आज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुआ। और उन्होंने बहुत ही साफगोई से, दमदारी के साथ अपनी बात रखी सीधे शब्दों में कि मेरा ये मौलिक अधिकार है कि मैं बोलूं और मुझे जनता के लिए, अपने चाहने वालों के लिए बोलना होगा और आप मेरी आवाज को दबा नहीं सकते हैं। ये अब खुल करके बोलने लगा है विपक्ष। प्रशांत टंडन जी, देखिए चेंज कितना आया है। 18 जुलाई के बाद से जो चेंज है उसको किस रूप में देखा जाए। हर मौके पर बहुत दमदारी के साथ विपक्ष यहां खड़ा दिखाई दे रहा है और शायद यहीं से क्या बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। जी, आपने अभी मौसम की बात की राजीव जी, और याद कीजिए कि हम लोग बहुत समय से चर्चा करते रहे डीबी लाइव पर कि जुलाई अगस्त में मौसम बदलेगा। तो जुलाई खत्म होने पर है और अगस्त आ रहा है, और आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से मौसम बदल चुका है। अब लगने लगा है कि मोदी जी का एक छत्र राज नहीं है, वो जो मर्जी आए सो नहीं कर लेंगे, और उनके अश्वमेध घोड़े को राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने खूंटे से बांध दिया है। अब छुड़ाना है उसको। अब इसकी जो पूरी घटनाक्रम है, जरा इसकी पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं कि एक पहली चीज की जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया रूल 198 के तहत, मोदी जी के शासनकाल में दूसरा है शायद, और जब भी ये मोशन आते हैं 2 दिन तक बहस होती है। मैं ये मानता हूं ये
की नौबत क्यों आई? पहली बात कि ये इंडिया गठबंधन की पहली राजनीतिक जीत है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को पेश कर पाना और उसमें सरकार को, स्पीकर को जो है बाध्य कर देना कि वो उनकी नोटिस को स्वीकार करें। ये इंडिया गठबंधन की पार्लियामेंट के अंदर ये पहली बड़ी राजनीतिक जीत है। दूसरी बात ये कि ये बड़ा फेलियर है मोदी साहब के क्राइसिस मैनेजर्स का। और मैं मानता हूं कि राज्यसभा और लोकसभा में जो पीठासीन अधिकारी हैं, जिस तरीके से सदन चला रहे हैं वो, उनका भी बड़ा योगदान है। इस अविश्वास को ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन के बीच में जो अविश्वास है सत्ता पक्ष और विरोध में, अगर ये सोचिए कि ये प्रोवोकेशन नहीं होता चेयर की तरफ से, विपक्ष को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता, तो उनके एजेंडा में नहीं था कि मॉनसून सेशन में वो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। ये तो कल सुबह चर्चा में आया ना। चर्चा में क्यों आया? आपने मणिपुर पर चर्चा नहीं होने दी। अब आप इसको बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए कि अगर मणिपुर पर चर्चा होती, दिन भर चर्चा होती, विपक्ष अपनी बात कहता, विपक्ष वो कौन सी ऐसी बात कहता जो कि मीडिया में या पब्लिक डोमेन में नहीं है, सब कुछ वही बातें कहता, सरकार उसका जवाब देती और चीज आगे बढ़ जाती, बिल पास होते, कुछ और बातें होती, एजेंडा फर्क हो जाता, फिर किसी और मुद्दे पे शोर मचता, हाउस एडजन होता या चलता। अब आपने क्या किया कि प्रोवोक कर दिया विपक्ष को कि उसके पास कोई और चारा नहीं बचा कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, जिसमें 198 के तहत, रूल 198 के तहत ये है कि 10 दिन के भीतर चर्चा और वोटिंग होगी इस पे। अब प्रधानमंत्री को, नंबर 1, प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। एक बात, नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी एक मुद्दे पर नहीं आता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई मुद्दा नहीं होता, सिर्फ उसमें एक लाइन का प्रस्ताव होता है कि हम इस सरकार के प्रति अविश्वास जताते हैं। वो ना मणिपुर है, ना अडानी है, ना कुछ है। तो खुला मंच है कि सरकार के खिलाफ सरकार को विपक्ष के लोग भाषण देंगे, सब पार्टियों को मौका मिलेगा संख्या के अनुपात के हिसाब से, मुद्दे सारे खुले हुए होंगे। अब यहाँ अडानी भी आएगा, अब यहाँ राफेल भी आएगा, अब यहाँ तमाम सारे वो मुद्दे भी आएंगे जिससे वो भागते रहे मोदी साहब। तो ये मुझे लगता है कि बीजेपी के जो फ्लोर मैनेजर्स हैं, बीजेपी के जो नेता हैं और जो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, इनकी वजह से ये नौबत आई है कि मोदी साहब एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में, सिचुएशन में खड़े हैं आज की तारीख में। अब आप देखिए कि 2 दिन तक चर्चा होगी, कम से कम सारे लोग बोलेंगे। तीसरी एक बात जो आपने कही कि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन, एक बात अभी हो रही थी। देखिए, मोदी साहब और अमित शाह की फेलियर क्या है और क्यों बीजेपी के सेकंड लाइन के नेता चुप है। हालांकि कल यहाँ पे चर्चा हुई थी तो एक साहब का ट्वीट आ गया था, तो लेकिन आमतौर पे आप देखिए कि बीजेपी के लोग चुप क्यों हैं। तमाम सारे सेकंड लेवल के नेता, स्मृति ईरानी बोलती हैं, रविशंकर प्रसाद बोलते हैं और लोग बोलते हैं। लोग देख रहे हैं कि बीजेपी, मोदी साहब की गाड़ी अब पहाड़ से नीचे उतर रही है और मोदी और अमित शाह एनडीए जैसा गठबंधन जैसा वाजपेयी जी का था नहीं बना सकते। इन्हीं के कार्यकाल में शिवसेना, अकाली दल और तमाम नेता, तमाम दल बाहर चले गए एनडीए को छोड़ के। और आप देखिए कि जब इन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट किया कि जब बेंगलोर में इंडिया गठबंधन बन रहा था, उसका नाम आ रहा था, तब इन्होंने एनडीए का एक मीटिंग बुला ली 38 पार्टियों की। अब उस 38 पार्टियों में वो कौन कौन नहीं, और आपके यहाँ ये बात मैं कह चुका हूं कि जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज का राज्यव्यापी आधार होगा वो मोदी और अमित शाह की बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अभी आपने कहा कि जेडीएस का बयान आ गया, मायावती पहले इसको क्लियर कर चुकी है। अब आप देखिए कौन कौन पार्टियां हैं। जेडीएस,
बीआरएस, वाईएसआरपी कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये वो पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन इनका राज्यव्यापी आधार है। और ये मानती हैं कि अगर इन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो उनका जनाधार खिसक जाएगा, क्योंकि उनको समाज के तमाम वर्ग वोट देते हैं। बीजू जनता दल भी है। हाँ, बीजेडी भी है उसमें जी। तो जेडीएस, बीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, तेलुगु देशम, बीएसपी, बीजेडी, इतनी पार्टियां जिनका राज्यव्यापी आधार है वो एनडीए में नहीं है। और ये वो पार्टियां हैं जो इंडिया में भी नहीं है, जो इंडिया गठबंधन में भी नहीं, लेकिन ये मोदी और अमित शाह की एनडीए में नहीं जाएंगी। ये बीजेपी को देखना होगा कि अगर गठबंधन की राजनीति में देश जाएगा 2024 में, तो उनको कोई और नेता चाहिए होगा जो गठबंधन बना सके। वो नेता टॉलरेंट होगा, वो नेता घमंडी नहीं होगा, वो नेता जो है वो आत्ममुग्ध नेता नहीं होगा। वो वाजपेयी जी ऐसा ही नेता कर सकता है ये काम। ये बीजेपी को सोचना है। अब तीसरी बात कि ईडी के जो डायरेक्टर मिश्रा जी का 3 बार एक्सटेंशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको इलीगल कह दिया उनका, उसके बाद सरकार आज फिर चली गई। वो क्यों गई, उस पर क्या बात है, वो मैं सेकेंड राउंड में आऊंगा तब बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप जानकारी जो दे रहे हैं आपसे पहले मीनू जी भी कह चुकी हैं। और बात यह है दोस्तों कि ईडी के जो प्रमुख हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया था। और 31 तारीख तक, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि 31 तारीख आखिरी दिन है उनके कार्यकाल का। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उनको इलीगल घोषित कर दिया। उनके कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाने को की मनाही हो चुकी है। लेकिन उसके बाद आज अचानक आनन फानन में मोदी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई इसी फैसले के खिलाफ कि उस पर रोक लगाई जाए। अब रोक लगती है कि नहीं वो देखा जाएगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, खबर है, और इस पर चर्चा हम अगले दौर में करेंगे। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, कैसे देखा जाए, किस रूप में देखा जाए जो चीजें हम देख रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये कि यहां कहीं ना कहीं मौसम के साथ साथ परिस्थितियां जो हैं वो बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में परिस्थितियां देखिए कैसे बदल गई। दिल्ली के कई इलाके में आज भी बाढ़ का पानी है, बाढ़ है। और दूसरी तरफ एक बाढ़ आई हुई है जो सदन के इर्द गिर्द दिखाई दे रही है, और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खोजा जा रहा है। अब तो यह पूछा जा रहा है कि आखिर मोदी जी सदन के अंदर आएंगे कैसे, कोई इसका इलाज, कोई इसकी बात बता तो दे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि विदेश इस सदन को लेके चले जाइए तो शायद वहां पर आ जाए प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री विदेश में ही जाके किसी सदन में बोलते हैं, यहां नहीं बोलेंगे। खैर, मजाक से इतर बात सीधी और सिंपल ये है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव का लाना, उसका स्वीकार करना, उसको कल जब सर्वदलीय बैठक होगी ओम बिरला के साथ, लोकसभा के स्पीकर के साथ में, उसके बाद ये भी आ जाएगा सामने कि कब से इसकी शुरुआत हो रही है। कम से कम 2 दिन का समय होगा और उसमें तमाम बातें जब आएंगी, अलग अलग मसले आएंगे, जिन मामलों की, जिन मुद्दों की बात राहुल गांधी लगातार करते आए हैं। राहुल गांधी रहे न रहे, उनका जिक्र आज स्मृति ईरानी कर रही थी, तो अब उनके ही लोग करेंगे। इंडिया, क्या इंडिया बहुत मजबूती के साथ, यहां दमदारी के साथ परेशान करता हुआ नजर आ रहा है मोदी जी को और उनकी पार्टी को? धन्यवाद राजीव जी। जब आप नदियों के प्रवाह को सामान्य नहीं रहने देते हैं तो आपको बाढ़ का सामना करना पड़ता है। जब आप संसदीय कार्रवाई को सामान्य नहीं रहने देते हैं तो आपको विश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ता है। जब सरकारें जनहित से अपने आप को हटने लगती हैं तो उनको इस तरह के राजनीतिक झमेले, राजनीतिक हमले झेलने ही पड़ते हैं। सामान्य सी बात थी। पिछले दिनों यमुना का पानी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बहता रहा, लगा उसने राहत भी लोगों को दी, लेकिन फिर भी लोग स्थिति आ गई कि दोबारा से पानी उन इलाकों में भर गया जहां जो पहले वह स्वाभाविक रूप से यमुना के प्रवाह का क्षेत्र होता था, वाटर इनकैचमेंट एरिया होता था। लोग घुस गए वहाँ, तो वो तो आपको झेलना पड़ेगा। उन नदियों के उस जो उनका असर है उससे आप बच नहीं सकते। यही स्थिति है। सवाल यह है कि एक संसदीय लोकतंत्र में हम लोग काम करते हैं, हमारा देश संसदीय लोकतंत्र है। आप संसद की अवहेलना करेंगे एक बड़े मसले पर जिसमें पूरा देश जूझ रहा है, दुनिया के तमाम देश इस पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं और सरकार उस पर मौन रहेगी।
और सवाल है कि ये जो एक नई प्रवृत्ति पैदा हो गई है कि मणिपुर पे चर्चा करने वाले लोग राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, यहां वहां की बात क्यों नहीं करते? ये कभी नहीं हुआ। जिस समय जब पिछले दिनों निर्भया की बात उठाई थी, उस दौरान सरकार ने ये नहीं कहा कि इन राज्यों में भी तो इस तरह घटनाएं हुई हैं, उसकी बात क्यों नहीं की जाती? उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घटना को लेकर के जो लोगों में रोष है वो जायज है। सवाल है कि मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई और आप मणिपुर की उस घटना के चिंता व्यक्त करने के बजाय, लोगों में विश्वास बहाल करने के बजाय अगर आप अन्य राज्यों का हवाला देंगे और उस घटना को असर को कम करने का प्रयास करेंगे तो स्थितियां बनेगी। हालत क्या हो गई कि अब आप ये नहीं, जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो अब अविश्वास प्रस्ताव पर ही चर्चा होगी। अब किसी प्रस्ताव पर आप चर्चा नहीं कर सकते, उसी पर चर्चा होनी है। और इस अविश्वास प्रस्ताव के निर्णय के बाद ही आप कोई कार्रवाई करेंगे। या इस सरकार, सोचिए कि जो सरकार ये कहती है कि सबसे पॉपुलर सरकार है, सबसे पॉपुलर मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, उसको अपने अभी तक के 2 कार्यकाल के दौरान 2 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा। ये कितनी बड़ी टिप्पणी है सरकार के कामकाज के ऊपर। मणिपुर पर चर्चा करने के बजाय अब सरकार के पूरे कामकाज के ऊपर वो जेरे बहस होगी, तमाम तरह की बातें सामने आएंगी। यह सरकार के काम करने के तरीके पर एक बड़ी गंभीर टिप्पणी है संसद में और की कार्रवाई में। और ये 28 अब तो है ना, ये 28वां अविश्वास प्रस्ताव है पूरे देश में अब तक जो हुआ है। और मैं मतलब मेरे ख्याल से जो मेरी जानकारी है, मोरारजी देसाई के खिलाफ वो पास हुआ था, बाकी तो लोग इस्तीफा दे के चले गए। केवल ये स्थिति आपकी आ गई और आप जवाब दीजिए सरकार लोगों के बीच में। अगर विपक्ष मजबूर हो जाए सरकार से जवाब पाने के लिए कि अविश्वास प्रस्ताव लाए, तो सरकार किस तरह से संसद चलाना चाहती है? सरकार देश के सामने जो मुद्दे हैं उस पर किस तरह के लोगों को विश्वास में लेना चाहती है? ये कोई तरीका? आज जो विपक्ष में, राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, खड़गे साहब ने, कितने उनके मन में पीड़ा थी, क्या आप उनका माइक बंद कर देंगे? कोई विपक्ष का नेता अपना सवाल उठाएगा तो आप शोर मचाना शुरू कर देंगे। शोर बचा करके आप हासिल क्या कर लेंगे? केवल ये बताएंगे कि आप कितने कमजोर हैं। ये मानव मनोविज्ञान है राजीव जी, कि जब आप अपने से मजबूत आदमी से लड़ नहीं पाते हैं तो उसको केवल गाली देते हैं, आप उसके खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। यह भय से ग्रसित व्यक्ति बहुत तेज से शोर मचाता है। बिल्कुल। आत्मविश्वास से भरा हुआ आदमी शोर नहीं मचाता। आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति अगर अपने प्रतिद्वंदी से निपटने के लिए सक्षम है तो अडिग खड़ा रहता है कि ठीक है, आइए हम आपसे निपट लेते हैं, जो भी होगा मैं आपका प्रतिकार कर लूंगा। लेकिन ये डरा हुआ मनोविज्ञान है, डरी हुई मानसिकता है। क्यों आप चिल्ला रहे हैं? अगर आपके विपक्ष का नेता कोई आपसे सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि मणिपुर क्यों नहीं जा पाए, मणिपुर की स्थितियां क्यों हैं? अगर आप ये कहते हैं कि मणिपुर की सरकार को आप बर्खास्त नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? आप क्यों उस सरकार के कामकाज से संतुष्ट है? दरअसल है क्या कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो इनके एजेंडे के अनुसार हो रहा है। जिस राजनीति के लिए लोग जाने जाते हैं, जिस राजनीति को एक करना चाहते हैं, उसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि इस एजेंडे पर पूरा देश चलने वाला नहीं है। इनको लगता है कि हम चला लेंगे, लेकिन यह देश चलने वाला नहीं है। यह देश अस्तित्व में विश्वास करता है, अपने लोगों में विश्वास करता है। जो लोग यह सपना देखते थे कि विपक्ष कभी एक नहीं हो सकता, केंद्रीय एजेंसियों से डरा के, धमका के, लालच देके, प्रलोभन देकर के उनको एक पास नहीं आने दे रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा सदमा है कि ये पूरा का पूरा इंडिया दल समूह एक साथ है। यहां तक कि जो आम आदमी पार्टी के सांसद का इन्होंने निलंबन किया है, उनका लगातार तीसरे दिन, हमारे ख्याल से चौथा दिन होगा, उनका धरना चल रहा है और लगातार इंडिया दल समूह के नेताओं के समर्थन में। कितना बड़ा मजाक है ये कि अब तक मैं 2004 से लेकर के 2014 के बीच में, मैंने यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल के दौरान जितने सांसद सदन से निलंबित किए गए, उससे 2 गुना ज्यादा सांसद 2014 से अब तक निलंबित किए जा चुके हैं। संसद के प्रति, संसद की कार्रवाई के प्रति, संसद सदस्यों के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति आपका यह रवैया है। और राजीव जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आपने दलों के नाम लिए, कि जो दल अभी एनडीए में नहीं है और इंडिया में भी नहीं है, यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है उन दलों के लिए जो चुन नहीं रहे अपने आप को कि उनको जाना कहां है। आज की स्थिति है कि या तो आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में हैं। अगर आप दोनों में से कोई एक रास्ता नहीं चुनते हैं तो जो आपका मतदाता है वो आपको छोड़ के चला जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी मतदाता उस दल समूह के साथ जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और मतदाता इस बात का लगातार संकेत दे रहे हैं, ये जो राजनीतिक दल है सोच रहे हैं कि वो इंडिया के साथ नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ नहीं जाएंगे तो जनता मान लेगी कि आप इंडिया दल समूह के साथ हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। कर्नाटक के चुनाव में आम आदमी ने इस बात को बता दिया। कर्नाटक में लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की हार हो, और जनता दल एस कांग्रेस के साथ भी नहीं आ रहा था और बीजेपी के साथ भी नहीं जा रहा था। जनता दल एस के मतदाताओं ने जनता दल एस का साथ छोड़ दिया, जो उनके स्थापना काल के साथ उनके साथ जुड़े हुए थे, कभी नहीं छोड़ा था उनको। उन किसानों ने, उन अल्पसंख्यक मतदाताओं ने, उन व्यापारियों ने कभी अपने मैसूर ओल्ड मैसूर में उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन इतना बड़ा जन समर्थन उनका गिर जाएगा उसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। यह मजबूरी तेलुगु देशम की भी है, यही मजबूरी बीआरएस की भी है, यही मजबूरी वाईएसआर कांग्रेस की भी है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो इसको अल्पसंख्यक आप कहते हैं, वो कंसोलिडेट है, वह किसी के साथ जाने वाला नहीं है। ये मायावती जी की भी स्थिति यही है। मायावती जी क्यों करेगी 4 विधानसभा चुनावों के बाद? मायावती जी अपना जन समर्थन कितना उनका गिरा हुआ है आपके सामने है। वो 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ी, 10 लोकसभा की सीटें जीत की गई, और जिन लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव जीते थे, 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का असर देख लीजिए आप क्या हुआ। क्योंकि बड़ा वर्ग समूह आपको छोड़ के चला गया। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करके आगे बढ़े हैं, आप सामाजिक न्याय की राजनीति करते हुए आप आगे बढ़े हुए हैं। और अगर आप अपने उस राजनीति पे आगे बढ़ते नहीं रहेंगे और ध्रुवीकरण और हिंदुत्व की राजनीति के समर्थन में भी दिखाई पड़ेंगे, तो आपका मतदाता आपका साथ छोड़ देगा। यह स्थिति मैंने उन दल विशेष के लिए है कि आप किसी के साथ जाइए, लेकिन आपको यह चुनना पड़ेगा कि आप कहां हैं। अगर आप किसी के साथ नहीं हैं, गोया कि आप सत्ता के साथ हैं, आप मजबूत आदमी के साथ हैं। और अगर आप सत्ता के साथ हैं तो सत्ता के खिलाफ का जो राजनीतिक माहौल है उसका परिणाम तो आपको झेलना ही होगा, उससे आप बच नहीं सकते। अच्छी केवल बात यह है कि इंडिया दल समूह ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक राजनीतिक माहौल बनाया है और वो लगातार कायम है और आक्रामक है। सरकार अपने तमाम चीजों को लेकर सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। मणिपुर में जो कुछ हो रहा उससे आप कैसे बच सकते हैं? आपका ये सामान्य कानून व्यवस्था का सवाल है। यह सवाल यह है कि दो वर्गों के बीच में, जो दो समूहों के बीच में अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई, इसको कौन बहाल करेगा? और आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि अगर आप मेघालय से मैती समाज के लोगों को निकाल करके दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं, यह सरकार की स्वीकारोक्ति है कि यह समूह अन्य राज्यों में जो पड़ोसी राज्य हैं मेघालय के, मणिपुर के, वह सुरक्षित नहीं है। आखिर ये हालात अगर पैदा होते जा रहे हैं तो इसकी जवाबदेही किसके ऊपर बनेगी? और क्या ये हालात पैदा करके एक बेहतर राजनीतिक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं आप? क्या समाज को बांट करके, समाज के बीच में लोगों के बीच में विश्वास का भाव पैदा करके आप इस तरह के भाव पैदा कर सकते हैं? जो बहुसंख्यक की राजनीति कहां इसको स्वीकार कर ले रहा है? सहअस्तित्व की जीवन शैली अपनाने वाले हम लोग, इसको सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए जो राजनीतिक सवाल पैदा किया विपक्ष ने, ये बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। और इस बहस के दौरान इस सरकार के ऊपर जो हमले होंगे वह इसकी विश्वसनीयता को और कम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये विश्वसनीयता कम होगी। और साथ साथ पूर्वोत्तर का जिक्र भी आप कर रहे थे। पूर्वोत्तर के कई राज्य जो हैं वो मणिपुर की तरह अब धीरे धीरे सुलग रहे हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि कहीं भी ये आग भड़के, हम चाहते हैं कि अमन हो, शांति हो और सब तरफ बिल्कुल वहाँ खुशियाँ कायम हो। लेकिन जो मणिपुर में हो रहा है वो चिंताजनक है। जो लोग मणिपुर के हैं, मणिपुर में अब धीरे धीरे इंटरनेट की सेवा बहाल की गई है और जो भी गति हो, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी वहाँ है, और वहाँ से अगर कई सारे साथी हमारे वहाँ से भी, हमारे दर्शक देखा करते हैं इस कार्यक्रम को, और अगर देख रहे हों तो उनसे यही गुजारिश है कि अपना ख्याल रखिए। लेकिन दूसरी तरफ आना चाहता हूँ
प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास, और आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि अब जैसा कह रहे थे सुनील शुक्ला जी, बहुत सही कह रहे थे कि या तो आप सत्ता पक्ष के साथ हैं या आप विपक्ष के साथ हैं, आप अपना अगर तीसरा पक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आप सफल नहीं होंगे। और ये अभी मतदाताओं के मूड ने पिछले साल भर में बता भी दिया है, और खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक धड़ा इधर है तो दूसरा उधर है। आप या तो इधर हैं या उधर हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको प्रमोद अग्रवाल जी? और उसमें अगर इधर उधर वाली बात में इंडिया गठबंधन वो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन ने क्या चुनौती पेश कर दी है, जिस चुनौती की चिंता पहले ही जता चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भले जुबान से ना बताएं लेकिन 38 दलों को एक मंच पे ला करके और अपना भाषण दे करके, एकालाप करके उन्होंने ये तो जाहिर कर ही दिया था कि कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके अंदर घबराहट है, और वो घबराहट के अब और बढ़ते हुए हम देखेंगे। प्रमोद अग्रवाल जी। राजीव जी, जो दूसरों के बाथरूम में घुसकर रेनकोट पहन के नहाते हुए देखा करते थे, वो अब 38 छातों के नीचे छुपकर संसद नहीं आ रहे हैं, जवाब देते नहीं बन रहा है उनको। मैं आपको एक हमारे यहाँ की घटना से शुरुआत करता हूं। पिछले 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ गृह मंत्री जी ने अपने पार्टी की चुनावी बैठक ली थी रात के अंधेरे में, और उसके अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व विधायक हैं डॉक्टर विमल चोपड़ा, उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट में एक ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ का हाल भी मणिपुर जैसा होगा। इस बात को आप क्या समझते हैं? जहां पर इतनी शांति है, इतने विकास की गति तेज है, जहां बेरोजगारी की दर पूरे देश में सबसे कम है, जहां का किसान सर्व सुविधा संपन्न है, वहां पर सत्ता में आने के लिए आप ये धमकी दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का हाल भी मणिपुर जैसा होगा। इसका पीछे का अर्थ क्या है? आप चाह रहे हैं कि जहां जहां आपकी सत्ता नहीं है वहां वहां सुलगाई जाए ऐसी आग, जिसको बुझाने के नाम पर आप अपना दर्द बयान कर करके अपने प्रति सहानुभूति इकट्ठा करके चुनाव जीत सके। मतलब आपके लिए देश और राज्य और जनता ये कोई मायने नहीं रखते हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी भी तरह से चुनाव को जीता जाए। और यह बात भी सामने आई है कि उस बैठक में अमित शाह जी ने यह कहा है कि आप लोग सिर्फ सड़क पर उतरना सीख लीजिए, चुनाव कैसे जीता जाता है यह हम जानते हैं। इसका अर्थ कितना वाइड हो सकता है आप अंदाज लगा सकते हैं। अब आप कह रहे थे इंडिया की बात, तो इंडिया से डर किसको नहीं लगता है? दुनिया में जो सब छत्रपति हुआ करते थे पूरी दुनिया के, जिनके राज्य में सूरज नहीं ढलता था, वो भी इंडिया से डरते थे। तो ये तो ऐसे लोग हैं जो 38 छातों के नीचे छुप गए। इंडिया नाम रख देने से क्या होता है? तो यह मैं बताना चाहता हूं कि मोहनदास महात्मा गांधी हो जाते हैं इंडिया नाम रखने से, वल्लभ भाई पटेल सरदार और लौह पुरुष हो जाते हैं इंडिया हो जाने से, सरहदी गांधी बन जाते हैं गफ्फार खान इंडिया हो जाने से, दुर्गा हो जाती है इंदिरा गांधी इंडिया हो जाने से। इंडिया हो जाने से क्या नहीं होता? नरेंद्र एक और हुआ करते थे हमारे देश में, वो विवेकानंद हो गए थे नाम बदल जाने से। और इसी सरकार ने क्यों बदल दिया इलाहाबाद का और मुरादाबाद का और तमाम शहरों का नाम? अगर नाम बदल जाने से कुछ नहीं होता। नाम बदल जाने का ही तो खौफ है कि आप आ नहीं पा रहे सदन में। आप उस राज्य की उन राज्यों से तुलना कर रहे हैं जहां मानवाधिकार बहाल ही नहीं है। मणिपुर जैसे राज्य की अगर आप तुलना कर रहे हैं राजस्थान या छत्तीसगढ़ से, तो आप बताइए क्या छत्तीसगढ़ में नेट बंद है? क्या राजस्थान में नेट बंद है? क्या राजस्थान या छत्तीसगढ़ में अखबार नहीं छप रहे हैं?
क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपने सेना भेजी हुई है? क्या क्या वहां पर लोगों को संवाद करने की छूट नहीं मिली हुई है? क्या क्या इतना फर्क है? और आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि आज हम कारगिल का विजय दिवस मना रहे हैं, जहां पर हमारे शहीदों ने हमारे घर में घुसे हुए घुसपैठियों को आज के दिन बाहर कर दिया था। कारगिल दिवस कहते हैं हम। उसकी धर्म पत्नी को आपने नंगा घुमा दिया इस देश में, उस सैनिक की धर्म पत्नी को आपने नंगा घुमा दिया इस देश में। शर्म नहीं आ रही आपको कारगिल दिवस मनाते हुए? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है कि हम हमारे सैनिकों को, जिनका ये कहते थे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सवाल पूछने पर कि आप सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? कम से कम किसी सवाल उठाने वाले ने किसी सैनिक की धर्म पत्नी के साथ इतना विभत्स कारनामा तो नहीं किया कभी, जो आपकी सरकार के रहते हुआ। आपकी सरकार का मुख्यमंत्री बयान देता है कि अब केंद्र सरकार बोलेगी तो वो इस्तीफा दे देगा। मतलब पिछली बार जब वो इस्तीफा देने जा रहा था तो जो महिलाओं ने उसका इस्तीफा फाड़ा था, वो नाटक किया गया था, वो भी शायद केंद्र सरकार के कहने पर ही किया गया था। ये बताना चाहिए। आज हमारा बस्तर 3 दिन पहले पूरा बंद रहा अपने आदिवासी भाइयों के समर्थन पे कि मणिपुर की घटना का हम विरोध करते हैं। मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने नेतृत्व में पूरे जनता के साथ इस घटना का विरोध करने सड़क पर आ गया है। आप बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बातें समान है। सब कैसे बातें समान है? किस बात, कौन सी बात समान है बताइए आप। क्या किसी की जान ले देने से दूसरे की जान लेना आसान हो गया है? क्या आप ये कह करके अपनी जान बचा सकते हैं कि उसने उसकी जान ले ली और उसने उसकी जान ले ली तो बराबर हो गया? फिर आपका कानून और संविधान कहां गया? बहुत अजीब सी बातें हो रही हैं। अविश्वास प्रस्ताव आया है, बहुत अच्छी बात है। जो सरकार ये कह रही है कि आप राजस्थान या बंगाल की बात क्यों नहीं करते, छत्तीसगढ़ की बात क्यों नहीं करते, तो उस सरकार को किसने रोका है? मान लो आप मणिपुर की बात का जवाब मणिपुर पर चर्चा शुरू करते और जवाब में छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जवाब देते, तो क्या प्रधानमंत्री या उस विभाग के मंत्री या महिला बाल विकास मंत्री को कोई रोक लेता? क्या आप इस बात का जवाब इस तरह से नहीं दे सकते? सदन तो पूरा आपका है, माइक सारे आपके हैं, स्पीकर जो रिंग मास्टर की तरह हाथ हिला रहा है वो आपका है। क्यों नहीं रोक सकते आप सब? लेकिन आपको तो इस बात में मजा आ रहा है। आप तो यह चाहते हैं कि यह हंगामा होता रहे, जिससे आपकी जितनी पिछली पुरानी गलतियां हैं वो सारी माफ हो जाएं, उसको जनता देख भी ना सके। आपको मैरी कॉम जब कहती है कि साहब मेरे राज्य को बचा लो, जब मीराबाई कहती है साहब मेरे राज्य को बचा लो, जब दिल्ली में पहलवान कहती हैं कि साहब हमको बचा लो, आप कुछ नहीं करना चाहते। आपको इनके साथ सिर्फ फोटो खिंचाना आता है। जब ये पदक जीत के आई थी तब आपने क्या बताया था कि ये हरियाणा की है, ये राजस्थान की है, ये मणिपुर की है। ये सारे लोग भारत के थे, ये सारे लोग उस इंडिया के थे जिस इंडिया से आप खौफ खा रहे हैं। आप मान के चलिए सारा इंडिया एक साथ है, सारा इंडिया उसी तरह से एक साथ है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। इस बार फिर से उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के उन पेंशन धारकों को हराने के लिए तैयार है जो माफी वीर अपने आप को वीर कह करके नाम बदल लिया करते थे और माफी वीर कहलाते हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं और आपके सवाल जो हैं वाजिब भी हैं, और इन सवालों का जवाब जो है वो ढूंढना होगा, खोजना होगा। उसका जवाब खोजने में शायद बरसों लग जाए सत्ता पक्ष को, जो आप यहाँ रख रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ कह रहे हैं। इंडिया नाम ही काफ़ी है, यही माना जाए संजय कुमार सिंह साहब। और यहीं से शुरुआत हो रही है उस परेशानी की, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप देखिए, और खासकर इन 5 राज्यों के चुनाव, मिजोरम को अगर थोड़ी देर के लिए किनारे कर भी दें तो 4 राज्य महत्वपूर्ण हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना में केसीआर को कांग्रेस पार्टी के सामने लड़ना है, लेकिन ये तय मानिए कि दिसंबर में रिजल्ट आने के बाद केसीआर साहब
आज हम इस यहाँ चर्चा कर रहे हैं और शायद दिसंबर में जब चर्चा करेंगे तो ये कहेंगे कि केसीआर साहब जो हैं वो इंडिया के हिस्सा बन चुके हैं। और ऐसी ही हालत शायद मायावती जी की भी हो, वो भी, क्योंकि अभी जैसी बातें हो रही थी कि या तो आप इधर हैं या उधर हैं, और ये बात पार्टियां भी समझ रही हैं। और ऐसे में क्या बहुत दमदारी के साथ, बहुत चुनौती देते हुए नजर आ रही है ये जो गठबंधन है वो नजर आ रहा है। वही सवाल जिस सवाल के साथ प्रमोद अग्रवाल जी के पास आया था, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, इंडिया नाम ही अपने आप में बहुत मास्टर स्ट्रोक है और सब मास्टर स्ट्रोक का मास्टर स्ट्रोक है, और उसका असर दिख रहा है, रोज दिख रहा है कि एक इंडिया नाम से कितना परेशान है। लेकिन बात सिर्फ परेशान होने की नहीं है, बात इसकी है कि बहुत ही कमजोर, अक्षम और अयोग्य लोग सत्ता में आ गए थे, झूठ बोलकर आए थे, हिंदू मुसलमान करके आए थे, सांप्रदायिक दंगे का डर दिखाकर या सांप्रदायिक दंगे करवा कर आए थे। वो लोग सत्ता में आ गए थे और बहुत ही बेशर्मी से ये भी कहने लगते थे कि हार्वर्ड के मुकाबले हार्डवर्क बेहतर है। और मुझे लगता था कि ये सब कहना देश को कहां ले जाएगा, और अगर बच्चे ये समझने लगेंगे कि पढ़ने लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, बिना पढ़े प्रधानमंत्री हुआ जा सकता है या देश की सत्ता पाई जा सकती है, तो आखिर देश का होने क्या वाला है। तो मुझे खुशी है, राहत है कि उसकी पोल खुल रही है और ये बिल्कुल दिखाई देने लगा है कि अक्षम आखिर अक्षम साबित हो ही जाता है। और मैं इसको सिर्फ नरेंद्र मोदी की अक्षमता या अयोग्यता नहीं मानता हूं, मैं इसको पूरी पार्टी की, पूरे संघ परिवार की अयोग्यता मानता हूं कि उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जो पार्टी ये कहती है, जो लोग ये कहते हैं, जो परिवार ये कहता रहता है कि हम जहां हमारी सत्ता होती है तो आतंकवादी हमले नहीं होते हैं, दंगे नहीं होते हैं, वगैरह वगैरह, वो क्यों नहीं होते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसके सत्ता में रहते मणिपुर में जो हो रहा है वो कहां गया और अब क्यों नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि बोलना तो सिर्फ इसीलिए चाहिए कि जो आप दावे कर रहे थे उसका क्या हुआ, लेकिन वो क्यों नहीं बोल रहे हैं या क्यों नहीं बोल पा रहे हैं ये समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनकी रणनीति यही है, वो यही चाहते हैं, यही करते रहे हैं। गुजरात में सफलतापूर्वक कर लिया तो वो समझ रहे थे कि ये चलता रहेगा, देश भर में चलेगा, पर ये साबित हो गया कि ये बाकी जगह नहीं चलेगा। गुजरात अलग है और देश एक जैसा नहीं है, सारा देश एक जैसा नहीं है, सब एक साथ भले है पर बिल्कुल एक जैसा नहीं है और एक ही तरीके से उसको हैंडल नहीं किया जा सकता है। तो जो हैंडल करने के लिए जो उनकी योग्यता मानी गई थी या जिसके लिए संघ परिवार ने उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे किया, वो योग्यताएं पूरे देश के काम की नहीं है, ये साबित हो रहा है और बुरी तरह साबित हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि चाहे मोदी जी की तानाशाही रवैये के कारण, चाहे संघ परिवार के संरक्षण के कारण, ना मोदी जी का विकल्प है, ना इसके बारे में कुछ सोचा जा रहा है। तो मोदी जी जिस तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उसमें उनका नुकसान हो रहा है, पार्टी का नुकसान हो रहा है, होगा। वो हमारी दिलचस्पी, फिलहाल मेरी दिलचस्पी का विषय नहीं है, लेकिन मुझे संतोष इस बात का है कि जो पूरा भौकाल बनाया गया था वो उसकी पोल खुल रही, जो 56 इंची का गुब्बारा बना था उसकी हवा निकल गई है। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है वो निकलनी ही थी। और दुख की बात यह है कि अल्टरनेटिव नहीं है, संभाल नहीं पा रहे हैं और इनके पास वो कॉम्पिटेंसी नहीं है कि कुछ करे। जैसे मुझे लगता है कि अमित शाह को जैसे गृह मंत्री बनाया गया, ठीक है, वो सरकार का, प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, लेकिन आपको 140 करोड़ की आबादी में गृह मंत्री बनाने के लिए एक पूर्व तड़ीपार ही मिला, तो सरकार क्या है, पार्टी क्या है, आपके पास लोग कैसे हैं, ये अंदाजा तो लगता था। लेकिन अगर वो काम करते होते या उन्होंने अच्छा काम किया होता या उनके नेतृत्व में सरकार अच्छा काम करती तो अलग बात होती। लेकिन ये दिखा दिया कि वो क्यों उनको गृह मंत्री बनाया गया था और उसका क्या नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है कि ये सब जनता देख रही है, समझ रही है और इसका नुकसान दीर्घकालिक होगा। भारत में विपक्ष की राजनीति को या गैर कांग्रेस की राजनीति को दीर्घकालिक नुकसान होगा, वो मेरे लिए एक अलग चिंता का विषय है, लेकिन वो भी हो रहा है और ये ज्यादा गंभीर बात है। राजीव जी,
जी बिल्कुल, एक गंभीर बात, और ये गंभीरता जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में साफ साफ दोनों के बीच की जो दीवार है वो दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश में डिफेंसिव मोड में क्या नजर आ रहा है सत्ता पक्ष, और क्या यहां से एक दूसरी राजनीति का उदय हम देख रहे हैं स्वामी जी, उस राजनीति में जहां ऊपर से हमला करते हुए विपक्ष दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार आज सोनिया गांधी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से मिली और अपनी बात रख रही थी कि हम आपके साथ हैं, कह रही थी, ये अपने आप में क्या क्या कुछ बताता है? क्या लगता है आपको कि ये जो गठबंधन है जिसकी शुरुआत भले नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत के साथ की, कई बार कई दौर की बैठकें उन्होंने की, लेकिन उसके बाद से जो कुछ हुआ है, आज देखिए कि नीतीश कुमार भी बिहार में हैं और इधर राहुल गांधी जिनके इर्द गिर्द बातें हो रही थी वो भी बाहर हैं। दोनों अलग अलग मतलब एक साथ हैं, लेकिन सदन के अंदर दोनों नहीं हैं। लेकिन सदन के अंदर अगर देखें तो वो एकजुटता ऑलरेडी दिखाई दे रही है। क्या यहां से एक परेशानी जो है वो साफ दिखाई दे रही है? क्या यहां से एक अलग तरह की राजनीति हम देख रहे हैं? क्या अब जो 2 दिन तक हम जब भी शुरुआत हो जाए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की, चर्चा की, उसके बाद से एक अलग राजनीति देखेंगे? और क्या यहीं से मोदी सरकार या खुद मोदी जी का डाउनफॉल हम देखने वाले हैं? स्वामी जी, मैं परिदृश्य देख रहा हूं जो मैंने देखा जब सोनिया जी वहां गईं, और जिस प्रकार से मैंने देखा ये पार्टियों का गठबंधन नहीं है, अब ये दिलों का गठबंधन है। संजय सिंह ने जिस प्रकार से सोनिया जी को रिसीव किया और सोनिया जी ने जिस प्रकार से एक मां की तरह उनको संबोधित किया और उनको वो कहा कि हम आपके साथ हैं, कांग्रेस आपके साथ है, ये दिलों का गठबंधन है। राहुल गांधी ने वास्तविकता में पदयात्रा से जो अलख जगाया है, जो मोहब्बत की अलख जगाई है, और सोनिया गांधी जी ने जो आज वो प्रदर्शित की, और आप देखिए कितना प्यारा दृश्य था। रात में इमरान प्रताप गढ़ी और विपक्ष के सारे दलों के बड़े बड़े नेता वहां रात भर बैठे रहे संजय सिंह के साथ, और संजय सिंह किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं और विपक्ष ये दिखा रहा है कि परिवार कैसा होना चाहिए। और दूसरी तरफ का राजीव जी आप परिदृश्य देखिए, आज की तारीख में मुझे लगता है मोदी जी अकेले हो गए। और जो मैंने आज मंत्राणी महोदय का जो भाषण सुना है, मैं तो वास्तविकता में मुझे तो ऐसा लग रहा था, मैं उनके पतिदेव को नहीं जानता लेकिन उनके पतिदेव को प्रणाम करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इतना दैविक रूप देखिए, जो देश के आप बड़े जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो शांत स्वभाव से, जो नारी का स्वतः एक स्वभाव होता है, प्यारा स्वभाव होता है, हम तो नारियों की मां की तरह उनको मानते हैं, देवी की तरह उनको मानते हैं। इतना रौद्र रूप दिखाना, जबकि मणिपुर की महिलाएं जल रही हैं, वहां पे हिंसा की आग जल रही है, तो हम आपसे ये अपेक्षा नहीं करते थे, हम तो आपसे अपेक्षा करते थे कि एक मां की तरह, एक स्त्री की तरह आप संबल देंगी, वहां की महिलाओं को एक संदेश देंगी। आपका रौद्र रूप देख के राजीव जी सही में मंत्राणी महोदया मुझे अच्छा नहीं लगा। एक तरफ अलग जगा रहे हैं खड़गे साहब, राहुल गांधी, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल। आपने देखा जो बेंगलोर की मीटिंग हुई थी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी कितने प्यार से मिले थे। तो इसका मतलब यह है कि सबने ये समझ लिया है अभी ये लड़ाई लोकतंत्र और संविधान के नहीं, देश को बचाने की हो गई है। और 10 महीने तक अगर ये देश किसी प्रकार से बचा रहा, जब तक ये लोग सत्ता में हैं, उसके बाद ये देश सशक्त होगा, इंडिया सशक्त होगा। इंडिया के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, जो भी उसके साथ खड़ा होगा, वो नष्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। हम इंडिया के साथ पूरी 142 करोड़ लोग खड़े रहेंगे, इंडिया को मजबूत करेंगे, और इंडिया के खिलाफ जो भी अपनी जबान खोलेगा, हम उसको बिल्कुल 2024 के चुनाव में, चुनाव क्षेत्र से बाहर कर देंगे। जी, 2024 का चुनाव बहुत मायने रखता है और उसी चुनाव के इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी राजनीति हो रही है। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, कैसे देखा जाए, क्या ये सशक्त की जो बात कर रहे हैं स्वामी जी, और भारत सशक्त हो, यही बात तो कह के आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि भारत को मजबूत करेंगे, भारत से भ्रष्टाचार दूर करेंगे, भारत से महिलाओं पर अत्याचार दूर करेंगे, भारत में एकता और सौहार्द का वातावरण रहेगा। लेकिन आप याद कीजिए,
2014 से लेकर के 2023 तक घटनाओं की लिस्ट जो है वो लंबी और बहुत लंबी होती चली जाएगी। कैसे देखा जाए अब अगला 10 महीना? देखिए, मोदी जी ने जो वादे किए थे वो अब लोगों के सामने है। वो 15 लाख का सपना, वो अच्छे दिन का वादा, वो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात, 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, काला धन वापस आ जाएगा। ये जो वादे थे वो लोगों की चकनाचूर हुए। किसानों से जो वादा किया था वो मिला उनको क्या? लाठियां, 750 किसानों की शहादत। उन्होंने रोजगार के लिए वादा किया था, कोरोना काल में क्या मिला बेरोजगारों को? उनको जानवर की तरह हाँक दिया गया। उन्होंने दलितों से वादे किए थे, आदिवासियों, पिछड़ों से वादे किए थे, उनको सपना दिखाया था अच्छे दिन वापस आने का, और मिला क्या? अपमान मिला, भूख मिला, लाइन में लगा देना 5 किलो राशन के लिए, नौकरियां खत्म कर दी, आरक्षण बेमानी कर दिया, और इसके अलावा जो उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल हैं वो भी अब डुबो दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए। तब ऐसे में क्या लोग मोदी जी को आज भी उसी शिद्दत से चाहते हैं? पिछले दिनों एनडीटीवी माने अडानी साहब के चैनल ने इस इंडिया नाम के बाद जो सर्वे किया कि क्या इंडिया अलायंस मोदी जी को पराजित कर सकता है, 80% से ज्यादा लोगों ने कहा कि हां वो हराने में सक्षम है। अब आप समझ सकते हैं कि मोदी जी कहां हैं, लोग कैसा उनके बारे में सोच रहे हैं और आने वाले वक्त में होगा क्या। ये तकलीफ वही है, जो बौखलाहट है। अब आप पार्लियामेंट में मोदी मोदी बोले या किसी रैली में मोदी मोदी का नारा लगवाएं, लोग अब हंसने लगे हैं। लोगों के कानों में वो चुभने लगा है मोदी शब्द। वो मोदी शब्द को क्या करेगा? चाटेगा क्या इस देश का आम आदमी, जिसके आपने छाती पर वार किया, पीठ पर वार किया, पेट पर बात किया, माने भूख से लेकर के वो अपमान तक जो आपने दिया है इस देश को, और जहां वो आवाज अपनी उठा सकते थे वो भय और नफरत का वातावरण पैदा करके लोग खामोश हो गए। लोग बस इंतजार कर रहे हैं। अपने पार्लियामेंट में विपक्ष की आवाज को दबा दिया, मीडिया को मोदी जी ने अपने गोदी में बिठा लिया, तो उनकी कौन सुनेगा? और उसको प्रवचन क्या सुनाया जा रहा? सीमा हैदर की लव स्टोरी। मणिपुर की महिलाओं के साथ जो हुआ, उसको शर्म आनी चाहिए इस मीडिया को। एक भी वहां रिपोर्टर पहुंचा क्या राजीव जी? मणिपुर में कोई रिपोर्टर गया जहां मध्य प्रदेश में एक दलित को मैला खिलाया गया, एक आदिवासी पर पेशाब किया गया? कोई गया रिपोर्टर? वो लव स्टोरी और मोदी जी का वो पूरा पूजा अर्चना, ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस ये है कि जब तक हैं तब तक वो जो भी करना है उनको करते रहें। लोग बस उसका इंतजार कर रहे हैं कि जब आए तब वो मोहर लगाएंगे मोदी जी के कामों पर जो उन्होंने किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो काम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आना चाहता हूं मीनू जी, आपको क्या लगता है कि कितना सशक्त हुआ है देश, और अगले अगर एक नया गठबंधन है उस गठबंधन से क्या उम्मीद करे देश? राजीव जी, देश अगर सशक्त हो गया होता तो ये इंडिया गठबंधन ना बनता। ये इंडिया गठबंधन बना इसलिए कि देश बहुत कमजोर हो गया है, लोकतंत्र कमजोर हो गया है देश का, संविधान सिसक रहा है इस वक्त इस देश का, इसलिए ये इंडिया गठबंधन बनाने की जरूरत आन पड़ी है। और जो आज आप देख रहे हैं, इंडिया नाम से जो मोदी जी चिड़ लगी है उनको ये नहीं पता है कि अंग्रेजी भाषा से उनको दिक्कत है कि इंडिया शब्द से दिक्कत है, वो ये तक नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं। तो और जितनी अक्षमताएं जो मोदी जी का, जो अभी तक आम पब्लिक, जो नीचे के जो सबसे आखिर के लोग हैं, आखिर पादान वाले, उनको भी अब समझ में आने लगा है, जो अभी तक नहीं समझ पा रहे थे। हम लोग तो बहुत पहले समझ गए थे इनको कि ये एक्चुअली है क्या, अंदर से है क्या, ये खाली अंदर लिफाफा है, खाली अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कागज का है बिल्कुल।
और वो बात अब बिल्कुल सामने आ रही है, अक्षमताएं। आप ही देखिए ना कि मणिपुर को क्या हाल बना के छोड़ दिया है, इन्हीं का करा धरा है, सब सामने आ रही है बात। इसीलिए मोदी जी चुप इसीलिए तो है, नहीं तो हर बात पे जवान चलती है मोदी जी की। तो किसी कोई बोलने लायक बात हो या ना हो, मोदी जी बोलते हैं उसके ऊपर, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर चुप है। देश की हालात ये हो गई कि आज 80 करोड़ की आबादी को वो मिलता है 5 किलो राशन के ऊपर जिंदा है, और वो भी उसमें भी पूरा नहीं दे पा रहे हैं। कभी चावल कम कर देते हैं, कभी चना जोड़ देते हैं, कभी उसमें कुछ और कम कर देते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं। मतलब जो अनाज सस्ता है, कभी उसमें अब तैयारी हो रही है मिलेट डाल दो उसके अंदर, गेहूं बंद कर दो। अरे मिलेट जैसा अनाज रोज नहीं खाया जाता है। जो हिंदुस्तान की आबादी है वो गेहूं ही खाने की आदी है, रोज अपने खाने में। रोटी जो है वो गेहूं की ही खाई जा सकती है। ज्वार बाजरे की रोटी पौष्टिक है, लेकिन बहुत उसको खाली नहीं खाया जा सकता नमक प्याज के साथ, कि नमक प्याज लिया और जावरा बाजार की रोटी बाजरे की रोटी खा ली। लेकिन इन्होंने पब्लिक को बेवकूफ समझ रखा है। रोजगार का हाल देख लीजिए आप, अग्निवीर का हाल देख लीजिए, लोग छोड़ के जा रहे हैं ट्रेनिंग, बच्चे लोग बीच में ही। एक समस्या हो तो हो, देश का सांप्रदायिक ताना बाना देख लीजिए आप, क्या हाल बना दिए। मतलब हिंदू मुसलमान को छोड़िए, अब नॉर्थ ईस्ट के ईसाइयों की शामत आई हुई है। और ये जो ईसाइयों के प्रति जो वहां पे हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, आप ये मत समझिए कि खाली वो नॉर्थ ईस्ट तक कन्फाइंड रहेगा, ये ऑल ओवर इंडिया बढ़ेगा धीरे धीरे, वहां से ही साउथ की तरफ आएगा। साउथ से धीरे धीरे बढ़ते हुए नॉर्थ में तो हो सकता है किसी भी क्षण शुरू हो जाए। आप सुन सकते हैं चर्चेस के ऊपर हमले और ये सब चीजें। दलितों की शामत आई हुई है, दलित तो हिंदू हैं, उनके पीछे क्यों पड़े हुए हो आप। आदिवासियों की शामत आई हुई है, उनको आप हिंदू बताते हो, उनके पीछे उनके ऊपर पेशाब कर रहे हो आप। दलितों को बैला खिला रहे हो, उनको शादी बारात में उनको परेशान करते हो, उनको कि वो ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो आपने छोड़ा किसको है, किसके लिए है ये हिंदू राष्ट्र। तो ये तो राष्ट्र थोड़ी है, ये तो कमजोर हुआ जा रहा है, विघटन के कगार पे है राजीव जी। ये हालात चलते रहे तो नॉर्थ ईस्ट में जो हालात हैं इस वक्त, वो आप मणिपुर मत समझिए। ऐसे कई जो 7 सिस्टर्स हैं, मुझे तो लगता है कि सारे ही मणिपुर में ना तब्दील हो जाए हालात वहां पे। आज मैंने मिजोरम का देख रही थी, मैं वहां इतना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है सड़क के ऊपर। कल मैंने एक वीडियो मैंने उस पे फेसबुक पे ही देखा, बड़ा मार्मिक सा वीडियो है। उसमें जो मणिपुर के कुकीज हैं, वो यूथ जो है वो उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग बड़ा एक म्यूजिक के साथ क्या अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि इज दिस नॉट अवर लैंड। मतलब वो गा तो अपनी भाषा में रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है इज इट नॉट अवर लैंड, कि क्या ये हमारी जमीन नहीं है, क्या हम यहाँ के वासी नहीं है, क्या ये जो राज्य है ये हमारा नहीं है। बड़ी मार्मिक उसके अंदर वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हाल इस देश का हुआ है। ये और इंडिया का जो है ये एक बहुत ज्यादा, ये तो मोदी जी को खा जाएगा। हो सकता है मोदी जी को अंदर ही अंदर घुन की तरह खा जाए। अचानक आपको पता चला कि किसी सदमे में आ गए हैं मोदी जी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंभीर चुनौती है मोदी जी के सामने भी और इंडिया के सामने भी। इंडिया मतलब ये संगठन नहीं, भारत की बात कर रहा हूँ, इस देश की बात कर रहा हूँ कि देश के सामने भी चुनौती है। संगठन मजबूत है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जो है उसकी बात अगर करें तो, और उसमें कई दल आने वाले समय में हम जुड़ते हुए देखेंगे। प्रशांत टंडन जी, बात अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे ईडी की। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक साहब यानी डायरेक्टर साहब संजय कुमार मिश्रा, उनका कार्यकाल अवैधानिक घोषित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको अपने पद पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन 31 तारीख को इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। 31 जुलाई में अब 4 दिन का वक्त है, और इससे पहले आज 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई मोदी सरकार। सॉलिसिटर जनरल वहां जाकर कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रिव्यू चल रहा है और इस काम में रुकावट ना आए, इसलिए इनको 15 अक्टूबर तक रखा जाए, जबकि उनका कार्यकाल 15 नवंबर तक का था। यानी 1 महीने, हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन 1 महीने पहले हम रिटायर कर देंगे, अभी उनको चलने दीजिए। क्या मायने रखा जाए, इसका क्या माना जाए? बनाकर गए हैं फाइनेंशियल
जी, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये यूनाइटेड नेशंस का आतंकवाद के जो पैसे का जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको ट्रैक करने का एक वो है मैकेनिज्म, अंतर्राष्ट्रीय मैकेनिज्म है। इसके इसके रिव्यू हर 10 साल में होते हैं। मैं इस पे आऊँगा कि ये बहाना की असलियत क्या है, लेकिन आप एक बात देखिए कि ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा जी, इनके बगैर मोदी जी नहीं सकते। मुझे तो आश्चर्य हो रहा था जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको 31 जुलाई तक कर दिया था। आप देखिए कि संजय मिश्रा नहीं होते तो महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी होती, संजय मिश्रा ना होते तो कितनी एनसीपी न टूटती, संजय मिश्रा ना होते तो न मालूम और जो गोवा और दूसरी जगह सरकारें बनती गिरती रहती वो नहीं होती। छत्तीसगढ़ में और बुरा संजय हाल कर मिश्रा रखा जी है। नहीं होते। छत्तीसगढ़ में बुरा हाल है, रोज छापे पड़ते छत्तीसगढ़ हैं। में जी जब चुनाव होते हैं तब छापे पड़ते हैं। कर्नाटक में तो कर्नाटक की जनता ने एक मैंडेट दे दिया, लेकिन अगर संजय मिश्रा जी का चलता तो कर्नाटक में वो सरकार वो डीके शिव कुमार को अंदर कर देते। पंजाब में चुनाव होते तो आप चन्नी क्या चले जाते हो। छत्तीसगढ़ में चुनाव होते या जब आपको मालूम पड़ता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है वो एक रोल निभा रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो आप उनके इर्द गिर्द के रिश्तेदारों को पकड़ते हो। तो संजय मिश्रा जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर हैं और पिछले मतलब कहूँगा कि आदिकाल से हैं, क्योंकि 3 बार उनको एक्सटेंशन मिल चुका है, तो वो एक पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। संजय मिश्रा जी अगर नहीं होते तो ये 38 लोगों का गठबंधन भी नहीं बन पाता रातों रात। तो ये पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, इनके बगैर मोदी जी नहीं सकते। ये मोदी जी के इन्वर्टर हैं, बिजली जाती है तो वही चलता है। अब मोदी जी जो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, बड़ी सिंपल सीधी सी बात है कि वो राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके हैं मोदी जी। और जो व्यक्ति राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाता है, जिसका अपने राजनीतिक कोलीग्स के, अपने सहयोगियों पर विश्वास नहीं है, पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है, तो वो पुलिस, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन सब चीज़ों पे भरोसा करता है। मोदी जी को अब ये लग रहा है शायद कि उनके लिए सबसे उपयोगी आदमी इस वक्त 2024 के लिए ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा हैं। इनको रोक लो किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के हाथ पैर पकड़ के। अब उसकी देखिए जो बहाना लेके गए हैं, ये बहाना आपने तब नहीं लगाया जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। जैसे मैं पहले बता चुका, मैं बता रहा हूँ, दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनाइटेड नेशंस ने बनाया है। मेंबर कंट्रीज हैं वो कंट्रीज जहाँ पे आतंकवाद से प्रभावित हैं और जहाँ पे आतंकवाद एक गुपचुप तरीके से पैसे का ट्रांसफर करता है, उसकी फाइनेंशियल ट्रैकिंग करते हैं और उसका रिव्यू हर 10 साल में होता है। मेंबर कंट्रीज आपस में करते हैं। अब वो रिव्यू करने में मिश्रा जी का क्या रोल है ईडी का, वो मैं बता देता हूँ। जो सरकार बहाना लेके गई है, देखिए जो FATF की वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो उसकी जो नोडल डिपार्टमेंट्स हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल एंड एक्साइज एंड कस्टम्स, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है राजीव जी, वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को रिपोर्ट करता है। जिन मंत्रालयों के और जिन विभागों के भी मैंने नाम लिए, उनके कई सेक्रेटरीज इस बीच रिटायर हो गए। रिव्यू उनको करना है। मिश्रा जी का तो यह हालत है कि 6000 केसेस हुए हैं ईडी में और 24 में मात्र कन्विक्शन हुआ है। 95% से 98% पॉलिटिकल केसेस हैं। कभी आप राहुल गांधी को बुला रहे हो, कभी सोनिया गांधी को बुला रहे हो। तो ये FATF का बहाना बिल्कुल बोगस बहाना है
और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको फेंक देगा उठा के और इनको कहेगा कि भाई FATF का रिव्यू तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू करना है। FATF का रिव्यू जो है वो मंत्रालयों को करना है। तो आप जो है CB सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स को करना है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को करना है। मिश्रा जी को थोड़ी ना उसमें कुछ करना है। मिश्रा जी को जो इनपुट देना होगा तो दूसरा अफसर दे देगा। ऐसा होगा कि मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये रिव्यू नवंबर में खत्म होना है, मान लीजिए कि रिव्यू चलता रहता है हर मंत्रालय में, चाहे वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे दूसरे मंत्रालय हो, ये अंतर्राष्ट्रीय रिव्यू हर जगह चलते रहते हैं जी। तो आप मतलब किसी को रिटायर ही नहीं करेंगे। तो मोदी जी का असल में मिश्रा जी का कोई विकल्प नहीं है। इसको कहते हैं टीना फैक्टर, इज नो अल्टरनेटिव। मिश्रा जी कोई विकल्प नहीं है और वो उनके मैन फ्राइडे हैं। उनके बगैर उनकी राजनीति नहीं चलेगी, सरकारें नहीं गिरा पाएंगे, विधायक नहीं तोड़ पाएंगे, गठबंधन नहीं तोड़ पाएंगे, गठबंधन बना नहीं पाएंगे। तो मिश्रा जी मोदी जी के लिए बहुत अहम है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। जी, निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। आने वाले वक्त में तो ऐसे भी 4 तारीख की पर भी जो 4 तारीख का इंतज़ार है लोगों को, क्योंकि उस दिन राहुल गांधी केस की सुनवाई है, मानहानि केस, और उससे पहले एक केस ऑलरेडी आज पहुंच गया है। वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ED के जो डायरेक्टर हैं, जो 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले 31 से पहले जो मोदी सरकार है वो चाहती है कि उनको 15 अक्टूबर तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकी नियुक्ति इलीगल है, अवैधानिक रूप से वो अपने पद पर बैठे हुए हैं। उनको इमीडिएट उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं हटाया ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन कई लोग ये सवाल भी कर रहे थे कि अगर अवैधानिक है तो उनको पहले ही हटा देना चाहिए था। खैर, अब देखते हैं। और जो बात यहाँ रख रहे थे प्रशांत टंडन जी, बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ED यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर साहब संजय कुमार मिश्रा साहब अगर नहीं रहेंगे तो क्या मोदी जी और कमज़ोर होंगे? मोदी जी कहाँ कमज़ोर हो रहे हैं, उसी चीज़ को हम यहाँ जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 1.5 घंटे से। जल्दी आना चाहता हूँ हमारे दोनों साथी के पास। प्रमोद जी आपके पास पहले और फिर संजय जी से क्लोजिंग कमेंट और इस कार्यक्रम को समाप्त करूँगा। प्रमोद जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि ED को तो आप लगातार देख रहे हैं, जब देखिए तब छत्तीसगढ़ में हर दूसरे दिन, और भूपेश बघेल का एक बयान आता है कि आज वहाँ कल वहाँ, उनके अधिकारियों इधर उधर सब जगह। खैर, ED से इतर क्या मोदी सरकार जिस गति से, और बीजेपी, मोदी सरकार छोड़ दीजिए, बीजेपी जिस गति से अब चुनावी राज्यों पर नज़र टिकाए हुए है, उसमें आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ अभी तक है, यानी कि भूपेश बघेल जिस मजबूती के साथ अभी तक रहे हैं, उतनी मजबूती उनकी बरकरार रहने वाली है या वहां पर वो डाउन दिखाई दे रहे हैं आपको? छत्तीसगढ़ राजीव जी एकमात्र ऐसा राज्य रहा है ED के मामले में जिसने सुप्रीम कोर्ट में यह सफलता अर्जित की है कि उसने ED की एक कार्यवाही को अपने यहाँ पर स्टे करवा दिया है। आबकारी घोटाले के, दिल्ली जैसे आबकारी घोटाले की बात करके छत्तीसगढ़ में घुसा ED, जो कार्यवाहियां कर रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि आप इस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जी। ये एक बहुत बड़ा निर्णय था। और ठीक उसके अगले दिन ही संजय मिश्रा जी की जो ED पद पर उनकी नियुक्ति को अवैध ठहराया गया था। अब आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि जब संजय मिश्रा जी को रहते हुए भी ED की कार्यवाही पर रोक लगानी पड़ गई थी, तो यह कार्यवाहियां कितनी अवैधानिक कर रहे होंगे, और जब दूसरा कोई आएगा तो ये कितनी बुरी तरह से इनकी परतें उखड़ेंगी, ये भय भी है। एक मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मिश्रा जी हैं वो भी, और एक बनाए गए हैं राज्यसभा के सदस्य। शायद वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट इस तरह के किसी पद लेने के लिए तैयार नहीं है जी। इस बार्गेनिंग में वो बिक नहीं रहा है। इसलिए एक हटाए गए, निर्णय प्राप्त हो चुके व्यक्ति को फिर से बहाल करने के लिए आप पहुंचे हैं, ठीक वैसे ही जैसा ये चाहते हैं कि इनको प्रधानमंत्री पद पर फिर से बहाल कर दिया जाए।
आप ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना ही होता, इनको बहाली देनी होती है, इनके एक्सटेंशन को मान्य करना ही होता, तो वो इनको हटाने का आदेश क्यों देते? मुझे तो उस दिन भी बड़ी कोफ्त हुई थी कि इनको उस समय ही हटा क्यों नहीं दिया गया, 15 दिन का एक्सटेंशन भी क्यों दिया गया? जो आदमी अवैध है वो तो 15 दिन पहले भी अवैध था, आज भी अवैध है, 31 तारीख को भी अवैध रहेगा। इस निर्णय के बीच में मणिपुर का जो नोटिस दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने सप्ताह भर का, शायद उसका भी कल टाइम पूरा हो रहा है। उस पर भी जवाबदेही बनी हुई है दोनों सरकारों की कि उनसे दोनों सरकारों से जवाब मांगा गया है, उस जवाब को भी देना है। और एक याद और दिलाता हूं, अस्थाना साहब को गुजरात से लाया था सीबीआई के हेडक्वार्टर पर छापा मारने के लिए, क्योंकि वर्मा जी पसंद नहीं थे। सारी संवैधानिक परंपराओं को तोड़ करके अस्थाना को दिल्ली का कमिश्नर बना दिया था, उनको भी एक्सटेंशन दिया था। मतलब सरकार जो 38 दल हैं, उनके अलावा जो दल हिडन हैं, 2 सीबीआई और ईडी, उनको मिलाकर 40 होते हैं। और इस 40 के में इन 2 की अनुपस्थिति के बगैर मंडली पूरी नहीं होती है, अली बाबा का खेल पूरा नहीं होता है। इनको हटा देंगे तो सारा खेल ताश के पत्तों की तरफ बिखरेगा, ये तय है। इसलिए इनको हटाना नहीं चाहते। पता नहीं कल सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, लेकिन देश की जनता तो देख रही है कि आपके 2 जो हिडन चोर हैं वो क्या कर रहे हैं। जी जी, बहुत देखिए, एक ऐसी संस्था सीबीआई ईडी, ये एक ऐसी संस्था है जो देश में जो भी गड़बड़ घोटाला है उसको उजागर करने का काम करे। लेकिन अगर ये भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष या राजनीतिक जो गुणा भाग है उसका हथियार बन जाए तो परिस्थितियां देश की कैसी होगी आप समझ सकते हैं। क्या इंडिया ने बाजी पलट दी है इन सब के बीच? क्लोजिंग कमेंट संजय कुमार सिंह साहब। इंडिया मीन्स इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। बिल्कुल बाजी पलटी हुई है, लेकिन ये मामला जो है अपना मिश्रा जी वाला और ईडी वाला या सीबीआई डायरेक्टर का, ये सब तो पुराना है और पुराने सेटल्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले की सरकारों के इस मामले में मिसयूज करना, लीगल लूप होल्स का दुरुपयोग वगैरह वगैरह को देखते हुए एक नियम बना दिया था कि ऐसा ऐसा होना है। आप उसका पालन नहीं कर रहे, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, फिर भी कहने पर नहीं मान रहे हैं और फिर कोर्ट में जाने के लिए, तो क्या कर रहे हैं आप? और आखिर इसमें कोर्ट का समय खराब हो रहा है और सरकार तो कुछ काम नहीं कर रही है। दोनों बात है कि आप जो डिसाइडेड है पहले से, मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है, पहले से डिसाइडेड है कि इनको बनाया ही नहीं जाना था, आपने इनको बना दिया, बनाने के बाद 2 एक्सटेंशन भी दे दिए, तीसरे पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो आप कहते हैं कि नहीं हमें फिर चाहिए। तो आप कर क्या रहे हैं और आपको क्या चाहिए सरकार चलाने के लिए? और सरकार चलाने के लिए छूट आपको क्यों मिले? आपको बहुमत मिला है और कितनी छूट चाहिए? तो हद कर दी है इन्होंने, और वो अब दिखाई दे रहा है। जो इनकम्पिटेंसी थी या जो ये लोग नालायकी कर रहे थे वो सब अब धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। उसमें दिलचस्प हमारे अखबार है जो छापते नहीं, जो बताते नहीं है। और बने कल भी छपा था और आज भी छपा कि अमित शाह ने चिट्ठी लिखी है। अमित शाह की चिट्ठी का क्या मतलब था वो हम लोग जानते हैं, जवाब आज देख लिया, लेकिन अखबारों ने तो ये बता दिया कि अमित शाह चिट्ठी लिख रहे हैं और सरकार चाहती है कि डिस्कशन हो। इंडिया तैयार नहीं है डिस्कशन करने के लिए, तो इंडिया को ब्लैकमेल कर, इंडिया को गलत रूप में पेश करने की कोशिश अखबार कर रहे हैं। और इसमें अखबार हमारे एकदम हमेशा से आगे रहे और ये काम करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार की प्राथमिकताएं देखें तो आज 2-3 खबरें दिलचस्प थी। सबसे पहले एक खबर थी कि सरकार ये नियम बनाने जा रही है कि आप अगर पुरस्कार लेंगे तो आपको अंडरटेकिंग देना होगा, वापस नहीं कर सकते। आप पुरस्कार लेंगे तो आपको अंडरटेकिंग देना होगा, आप नहीं अब बनेंगे या ना बनाएंगे। इसका कोई मतलब है कि एक तो आप योग्य और सक्षम आदमी को चुनकर पुरस्कार दे रहे हैं और उसके बाद उस पर शर्त लगा रहे हैं कि आप वापस नहीं करेंगे। वैसे भी पुरस्कार वापस करने तो प्रतीकात्मक चीज है, तो प्रतीकात्मक जब है तो कोई पैसे वैसे तो वापस करता नहीं था, पदक वदक के वो कह दिया कि हमने वापस कर दिया या कर भी दिया, प्रतीकात्मक था, नाम लिस्ट में तो नाम है उनका कि पुरस्कार मिला। तो सरकार ये नियम बनाने जा रही है कि अंडरटेकिंग देना हो, तो सरकार का काम और उसके प्राथमिकता का लेवल ये है। और मंत्रियों की बात करें तो एक मंत्री जी के बारे में आज खबर छपी है
कि उनको व्हाट्सएप पे फोन आया और उनसे सेक्सटॉर्शन की कोशिश हो रही थी। अब मंत्री को सेक्सटॉर्शन की कोशिश हो जाए तो क्या मतलब है? साफ है, आप क्यों डर रहे हैं? अगर आपने कुछ गलत किया नहीं है तो डर क्यों रहे हैं? और सही किया है तो पुलिस की मदद क्यों ले रहे हैं? और ये मंत्री की हालत है तो आम आदमी की हालत क्या होगी हम समझ सकते हैं। तो ऐसी तो हमारी सरकार है जिसको सरकार में बने रहने के लिए या काम करने के लिए एकदम अलग अधिकार चाहिए, और जब अधिकार मिल जा रहे हैं तो वह ऐसे नियम बना रही है और वो उसकी खबरें नहीं चल रही हैं, मीडिया का वैसे दुरुपयोग हो रहा है। तो एकदम बिल्कुल बाजा बजा हुआ है, मतलब इसको यही कहा जा सकता है कि बिल्कुल बाजा बजा हुआ है और कुछ नहीं है। और उसमें इंडिया का एक साथ सबका एक साथ हो जाना जाहिर है इनके लिए बहुत बुरी बात है। और ये घबराए हुए इसलिए है कि अगर इन्होंने सामान्य ढंग से काम किया होता तो इनको डरने की बात नहीं थी, हार जाते चुनाव, जैसे अभी राहुल गांधी है वैसे नरेंद्र मोदी हो जाते। लेकिन इन्होंने जो किया है उसका डर है और वो डर इनको सता रहा है, और चूंकि इन्होंने शुरुआत इन्होंने की है इसलिए ये तब रो भी नहीं पाएंगे और डर इसका है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि जैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मोदी जी का हाल वही होगा जो उन्होंने अडवाणी जी का किया था। समय मोदी जी से बदला लेगा और खूब लेगा। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब लिख रहे हैं जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। बिल्कुल, और राजनीति में ये बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग देश की राजनीति पर पिछले 1.5-पौने 2 घंटे से चर्चा कर रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव अब आने वाला है लोकसभा में और उस पर चर्चा कल होगी। सदन के जो तमाम नेता हैं, जो सांसद हैं तमाम दलों के, उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष बात करेंगे कल 10 बजे। सर्वदलीय बैठक है और उसके बाद तारीख तय होगी कि किस तारीख को किया जाए, और इसमें तमाम मुद्दे आएंगे। उन मुद्दों से अब मोदी सरकार भाग नहीं सकती है। जवाब देने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आना होगा। तो कहीं ना कहीं अब घिरे हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसमें इंडिया मजबूती के साथ बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। चर्चा आगे भी करेंगे। आज इस चर्चा को समाप्त करने से पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मीनू जी आपका, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपका, संजय कुमार सिंह साहब, प्रमोद अग्रवाल साहब, प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ और 2 साथी जुड़े थे, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े थे हमारे साथ, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनील शुक्ला जी जुड़े थे, उनको